रातों रात जिंदगी बदलने वालों का पारा हाई हो गया। 10 दिन की मोहलत है, ऐप बहाल कर दें। टिकटॉकर्स ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। यकसा रंग, यकसा लिबास, पहनावों का एक जैसा अंदाज। कपल ऑफ फैसलाबाद मिस्टर एंड मिसेस नासिर होंगे आज हमारे मेहमान। एक दो नहीं 10 जबानों पर महारत। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की अरब मीडिया में भी धूम। मुसाफिर कोई भी बोली बोले, जवाब देखकर हैरान कर दे। और जिंदगियां बदल गईं। 100 बच्चों को क़ुव्वत समात और गोयाई मिल गई। कॉकलियर इम्प्लांट कराने वाले बच्चों की जिंदगी का अहवाल बताएंगे आपको कुछ देर बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नया हफ्ता है, नया दिन है, थोड़ा सा तब्दील है मौसम, थोड़ी सी तब्दीली है इस शो पर, थोड़ी सी तब्दीली है इस सेट पर, थोड़ी सी तब्दीली है टीम नया दिन में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मेरे साथ आज से मौजूद होंगी हमारी बड़ी जानी मानी है, समा फैमिली का हिस्सा है, महक असलम। वेलकम भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग महक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी तारीफें तो करें। आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ये मैंने शेफ से पहले कहा था कि मेरी तारीफें कर देना, और आपकी जो तारीफें वो उधार रही, फिर कभी कर कोई बात ना हुई। नहीं, अब तो मैं शो का हिस्सा हूँ ना। जैसे जैसे दिन गुजरेगा तारीफें रोजाना थोड़ी बहुत करती रहूंगी। वेल, अपने नाज़रीन को मैं वेलकम कहूंगी और उम्मीद है कि जो नाज़रीन नया दिन के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं उन्हें ये प्रोग्राम मजीद पसंद आएगा। हमारी भरपूर मेहनत, हमारी भरपूर जो है कोशिश है कि आपको हर खबर बेहतर से बेहतरीन अंदाज में हम आप तक पहुंचाएं। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हफ्ते का पहला दिन है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, लोग किस बात पे बरहम है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मौसम पर बरहम है महक, उसकी खबर पर बरहम है। बहुत गर्म है, कराची का मौसम गर्म है। ऐसा क्यों है? वैसे सितंबर सुना था, अक्टूबर सितंबर नहीं सुना था, लेकिन अक्टूबर का मौसम कराची में इंतहाई गर्म रहने वाला है। आइंदा 6 से 8 दिनों में तो कराची वाले जो हैं सर्दियों की भी तैयारी ना करें, रजाइया कंबल ना निकाले, एसियों की दोबारा से सफाइयां करा लें। लेकिन यू नेवर नो महक कि थोड़े दिन बाद जब हम देखेंगे कि सर्दी कड़ाके की पड़ेगी तो फिर क्या होगा, बिकॉज इस दफ़ा मौसम से मुतालिक यही बात की जा रही है। बट लेट्स सी, अभी 6 से 8 दिन जिस तरह आपने बताया हीट वेव अलर्ट जारी किया गया, इसलिए कहा गया है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। एनीवेज जी, ये तो हमने बात कर ली मौसम की। मौसम के बाद अब जरा बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी। इस पर रिएक्शन आया फौरन से, स्पेशली जो लोग ऐसी सर्विस इस्तेमाल करते हैं जैसे बाइक सर्विस, जिस पे डबल सवारी के बगैर ज़ाहिर है पॉसिबिलिटी नहीं आपका कम्यूट करना। कराची जैसा गुंजानाबाद शहर जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग डबल सवारी प्रेफर करते हैं, इट्स ईजी टू कम्यूट। लेकिन पाबंदी लगी, रिएक्शन आया, फिर हमने देखा एक अदद यू टर्न और वो नोटिफिकेशन अब वापस ले लिया। यानी पाबंदी हवा हो गई। पाबंदी लगती है, उठ जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पाबंदियां लगाई जाती हैं फिर उठा दी जाती हैं? क्या कोई रद्द अमल ऐसा होता है या फिर आवाम को कोई बेहतरी नजर नहीं आती? पल्स चेक कर रहे होते हैं कि इस नोटिफिकेशन पे रिएक्शन क्या आता है, और जब रिएक्शन नहीं आता तो कहते हैं छड्डो जी, मिट्टी पाओ, रहने दो, मिट्टी पाओ। वेल, एक पाबंदी तो थी मोटरसाइकिल सवारी पर, लेकिन एक पाबंदी लगी उस तफरी पर जिसने गली मोहल्लों में रहने वाले टैलेंट को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, नाचने गाने का मौका दिया। और सबसे अमेजिंग बात कि आवाज किसी और की, तस्वीर किसी और की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर ऐप टिकटॉक के, जिस पर लगी पाबंदी। दुनिया भर में तेजी से मकबूल होने वाली ये ऐप टिकटॉक पाकिस्तान में अब बंद हो चुकी है और इस फैसले के बाद से कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कुछ बरहम नजर आ रहे हैं, कुछ शिकायतें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी जरिया मुआश था, ये क्या हो गया। और कुछ जो वो लोग जो कि इस ऐप को सिर्फ तफरीह के तौर पे इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे, मैंने जैसे कल भी देखा कि वो ये कह रहे हैं कि जी हुन छड़ दो टिकटॉक ऐप, किताबें पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टिकटॉक में कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन शेब वही बात जिनका जरिया मुआश था वो तो थोड़े दिन बर्दाश्त हुए होंगे। क्योंकि हमने देखा महक, हमने इसमें देखा
कि स्पेशली जब अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में और नौजवान तबका वो इससे अर्न कर रहा था, और ये जो बहस है इसमें डिवाइड सिर्फ आवाम में नहीं है, ये डिवाइड इवन हुकूमत में भी। अगर हम गवर्नर पंजाब की बात कर लें, हमने कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया था, हमने स्पेशली उनसे इससे मुतालिक बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो हामी नहीं है ऐसे बैन से मुतालिक। फवाद चौधरी साहब की भी राय आपके सामने हम कुछ देर बाद रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो उनका ओपिनियन भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब हम बात टिकटॉक की कर रहे हैं तो ऐसे में टिकटॉक स्टार परेशान हैं। जब परेशानी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद भी कंटेंट में सबसे आगे है। वो ना सिर्फ ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर भी ज़ाहिर है वो कंटेंट में बहुत आगे हैं। अब वो परेशान जुगते है, मारने में बड़े आगे होते हैं, वो जुगते हैं, टिकटॉक के जरिए भी मार लेते हैं। अब के महक वो मुतालबा कर रहे हैं, वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये पाबंदी हटाई जाए। तो उनके मुतालबात क्या हैं, सुनवाते हैं। किसी की कमाई का जरिया तो किसी के लिए तफरीह का सामान। टिकटॉक पर पीटीए की पाबंदी से तंज़ो मज़ा, मौसीकी और टैलेंट के शहर फैसलाबाद के बासी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बेहयाई, फहाशी और ये सब चीज़ें इसी में ही होती थी। ये गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा कोई अच्छा काम किया है, हम इसे बहुत मुतमईन और खुश हैं। इससे बेहतर काम लिया जा सकता था। जो गैर ज़रूरी मवाद था उसको हटा के जो तमीरी मवाद था वो चलता रहता पाकिस्तान में। नेट के ऊपर पहले भी बहुत ख़राब काम चल रहे हैं, अच्छा किए इसकी वजह से बच्चों की जो तालीम है ख़राब हो रही है, घरों का माहौल ख़राब हो रहा है, अच्छा हुआ। कुछ चीज़ें होती हैं नेगेटिव भी साथ साथ है, पॉजिटिव भी साथ साथ है, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो ज़्यादा था, लोगों का रोज़गार इससे जुड़ गया था, लोगों का टैलेंट बाहर आ रहा था। लोगों का कहना है कि सस्ती तफरीह के इस जरिया को बंद करने की बजाय पीटीए गैर कानूनी मवाद की रोकथाम के लिए इकदामात उठाए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। ये तो रिपोर्ट थी फैसलाबाद से। अब जरा हम उन टिकटॉकर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हासिल की, और अगर हम उसमें भी टॉप स्टार की बात कर लें जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने के फौरन बाद टिकटॉक पर बैन लग गया था। इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स बनाई थी कि आपको टिकटॉक के फॉलोअर्स मुबारक हो, अब लग गया भाईजान बैन। तो एनीवेज हम बात कर रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे, जन्नत मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं। और जन्नत मिर्ज़ा ने फ़ौरन से ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है बैन लगा है बट मैं जापान में हूँ, मैं ऑलरेडी टिकटॉक वीडियोस बना रही हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने VPN का भी एक टीज़र साथ दे दिया था। जन्नत मिर्ज़ा इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम जापान। जन्नत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जन्नत, प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा मीम्स बनी 10 मिलियन फॉलोअर्स होने के फ़ौरन बाद जब टिकटॉक पर बैन लगा, फिर हमने आपका ज़रा ट्वीट भी देखा। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर है फॉलोइंग आपकी है, पाकिस्तान में भी है, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है आपकी, तो आपको इस बैन से मुताल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप भी ये समझती हैं कि ठीक है कुछ कंटेंट फ़िल्टर होना चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से टिकटॉक पे फ़िल्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें आप ये कर सकते हो कि आपको कॉमेडी वीडियोस देखनी है, आपने फ़िल्टर ऑन करके आप फैमिली वीडियोस देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं। तो किसी ऐप पे पाबंदी लगाने से आप उसकी लोगों की आप मेंटालिटी नहीं बदल सकते। और भी बहुत सी ऐप्स हैं जहाँ ये सब हो रहा है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, उस पर भी पाबंदी लगा दें। फिर अगर टिकटॉक पे फहाशी या वल्गैरिटी है तो बाकी ऐप्स पे भी है, हर ऐप को बंद कर दें। अगर ये हल है इसका, ठीक, अपनी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। अच्छा, तो जन्नत आप क्या समझती हैं कि अगर ये ऐप दोबारा से बहाल हो जाती है तो कोई SOPs बनाए जाए, कोई कवानीन होने चाहिए कि उन कवानीन के तहत फिर वीडियोस को अपलोड किया जाए? जी बिल्कुल, असल में ऐसा है कि पिछले कई दिनों से ये जो टिकटॉक ऐप है, यहाँ पे हर बंदा आ रहा था, एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत था। इवन कि मुझ पे अटैक हुआ है बहुत दफ़ा। तो मेरे ख्याल से जो बैन हुआ है ये अच्छा हुआ, बट अभी ये अगर परमानेंट बैन है तो ये नामुनासिब है। अगर ये टेम्परेरी बैन है तो जब ये वापस अनबैन हो तो प्रॉपर SOPs, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होना चाहिए, ताकि जो लोग अपना, जिन्हें ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, जैसे कि मैं हूँ, मुझे एक्टिंग फील्ड में उन्होंने चांस ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट की,
मैं आगे गई हूँ। और भी बहुत से लोग हैं जिनमें टैलेंट है, एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म था जहाँ वो अपना टैलेंट शो कर रहे थे। तो ऐसे बैन कर देना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं हो। आपको लगता है कि बैन जो है वो टेम्परेरी, बिकॉज जो ट्वीट थी पीटीए के उससे भी ये तासुर मिल रहा था कि पहले भी लिखा था टिकटॉक को, वो उन्होंने उस मामले को एड्रेस नहीं किया, और अगर अभी भी एड्रेस कर देंगे तो ये बैन हट सकता है। दैट शोज कि दिस इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, टेम्परेरी है, ये मैंने भी पढ़ा है। बट ऐसा है कि हमारे जो चाइना से रिलेशंस हैं, हमारी दोस्ती है, उसमें हमारी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो चाइना में बात करते, वहाँ की गवर्नमेंट में बात करते, उनसे कहते कि आप हमें रूल्स रेगुलेशंस कोई SOPs दें, इस ऐप पे फिल्टर्स दें। ऐसे जैसे ये हम तो इंडिया की तरह कर रहे हैं कि पहले वो इंडिया में बैन हुआ टिकटॉक जी, तो वैसे ही पाकिस्तान में हो गया, जैसे यूट्यूब इन्होंने बैन किया था इंडिया में। लेकिन वहाँ ऑल्टरनेट आता है, जहाँ पर बैन लगता है जन्नत, वहाँ पर ऑल्टरनेट आता है। या तो पाकिस्तान में भी इस तरीके से सोचा जाए, पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाए कि अगर ऐसी किसी एप्लीकेशन को या किसी गेम को फॉर इंस्टेंस बैन करना है तो उसको ऑल्टरनेट फराहम किया जाए अपनी आवाम को, अपनी यूथ को। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही मेरी थिंकिंग है कि SOPs लगाई जाएं, अनबैन किया जाए प्रॉपर तरीके से। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बैन करें। ऐसे आपने पूरी ऐप बैन कर दिया, आप तो फिर मैं कहती हूँ गाड़ियाँ बैन कर दें, एक्सीडेंट्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स बैन कर दें, वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, हर चीज़ बैन कर दें, हर चीज़ का नुकसान है। हम लोग बैन नहीं करते कोई भी चीज़, हम हर चीज़ पे रूल्स रेगुलेशंस लगा देते हैं, उनके एक कवानीन बना देते हैं कि जी गाड़ी अपने ऐसे चलानी है, बाइक ऐसे चलानी है, एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे बैन कर देने से दुनिया बंद हो जाए फिर। सही। अच्छा, तो जन्नत जैसे आपने तो मैसेज दे दी ना कि आप जापान में मौजूद हैं, तो आप तो टिकटॉक वीडियोस बनाएंगी और जो लोग हैं वो VPN के जरिए देख सकते हैं, लेकिन जो बेचारे पाकिस्तान में हैं और जिनका ये जरिया मुआश भी है, वो क्या करें? फिर उनके लिए भी तो कोई सजेशन आपके पास होगा कि उनको ये करना चाहिए, हुकूमत से ऐसे अपील करनी चाहिए, या वो दरवाजा खटखटाना चाहिए कि जी आप एक SOP बना दें और जो फहाशी फैला रहा है मवाद सिर्फ उसको बैन करें, जो अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं उनको बैन ना करें। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैंने ये बात अपना जो मेरा ग्रुप है टिकटॉकर्स का, वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि हमें इसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, जो अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं, उनको आप बैन मत करें। जो टिकटॉक में फहाशी फैला रहे हैं, जो बदतमीजी एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, आप उन्हें बैन करें। और मेरे ख्याल से ये अनबैन बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि कोर्ट में अपना ये टिकटॉक के हवाले से कुछ जो आप कह लें कि हम आवाज उठाने वाले हैं, तो आई गेस ये अनबैन हो जाएगा। अच्छा, जैसे जन्नत आप कह रही हैं कि ठीक है हम आवाज उठाने वाले हैं और हम इसके लिए जो है स्टेप भी लेंगे, लेकिन वो स्टेप क्या होगा, किस तरह से आवाज उठाई जाएगी, कोई एक तरीका? देखें, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जी आप अनबैन कर दें उसी तरह से जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि मैं खुद बड़ी तंग आ गई थी कि हर बंदा आके कुछ ना कुछ बोल जाता है किसी के बारे में भी, और वो अगला बंदा बेबस होता है कि यार अब मैं क्या इसका जवाब दूं। जैसे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ बहुत दफ़ा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि दोबारा उसी तरीके से अनबैन हो, बल्कि अभी जब अनबैन हो तो वो प्रॉपर, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि SOPs के साथ हो, ताकि हम लोग भी कोई गलत मुतालबा नहीं करेंगे, हम भी अच्छे तरीके से कहेंगे कि जी आप तरीके से उसे अनबैन करें, रूल्स के साथ करें, ताकि हम अच्छी एक ऐप यूज़ कर सकें। अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम अर्निंग कर रहे हैं वहाँ से, तो हमें दोबारा से अपना फ्यूचर, अपना जो हमारा करियर था वो हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जन्नत, जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है, ज़ाहिर है उससे हम यही समझ पा रहे हैं कि आप ये चाहती हैं कि वो फिल्टर्स वाला जो मामला है वो इस तरीके से अप्लाई हो ताकि जो कंटेंट है वो फिल्टर हो जाए। अगर कोई फहाश मवाद है तो वो फिल्टर हो जाए, एंटरटेनमेंट है या कोई अगर ऐसा मवाद है जिससे अवेयरनेस है तो वो यूज़ हो। क्योंकि हमने देखा जन्नत के गवर्नर पंजाब ने तो स्पेशली इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की कोविड-19 में, जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी गवर्नर पंजाब से, तो गवर्नर पंजाब से वैसे आपकी टीम की, ज़ाहिर है आपका मैं कह सकता हूँ ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई शख्स जो बात कर सके, अपने ये मुतालबात पहुँचा सके रेलिवेंट शख्स को, ऐसा मामला हो रहा है या कोर्ट के ज़रिए आप करवाना चाह रहे हैं इसको? नहीं, ऐसे हम किसी का रेफरेंस या किसी की मदद लेके तो नहीं करेंगे। अच्छा। हम प्रॉपर जैसे एक आम इंसान, एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ता है, हम उसी तरह करेंगे। कोई इसमें ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक, यानी आप कह रही हैं कि हम कोर्ट का जो है वो रास्ता अपनाएंगे, ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल।
ठीक, अच्छा, और वो जैसे आप रास्ता अपनाएंगे, हम अपनी फैन फॉलोइंग को यूज करेंगे, जो टिकटॉक शॉप से देखते थे, जो 10 मिलियन जिनके ऊपर इतनी सारी मीम्स बनी है, हम उनकी मदद लेंगे कि जी आप लोग ट्वीट करें ताकि ये, यानी इनको आप सहारा बनाएंगे। लेकिन जन्नत, अगर दूसरी साइड पे हम ये देखेंगे टिकटॉक अगर अनबैन नहीं होती, ऐप अनबैन नहीं की जाती, तो फिर क्या फ्यूचर है टिकटॉकर्स का? इन्होंने तो फ्यूचर खत्म कर दिया ना। जो अर्निंग कर रहे थे, जो सिर्फ टिकटॉक से अर्निंग कर रहे थे, उनका तो इन्होंने खत्म कर दिया। और मैं बहुत इस चीज को लेके कह लें कि ना खुश हूँ, क्योंकि ऐसे किसी भी चीज को बैन कर देना, मैं आपसे वो बात शेयर कर रही थी कि यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान में बैन हुआ। यूट्यूब ने क्या किया जी, अपना जो सर्वे है वो इंडिया में बिठा दिया। अभी हम जो भी वीडियो कश्मीर के ऊपर बनाएंगे या किसी भी मसले के ऊपर बनाएंगे, वो जी इंडिया की तरफ से बैन हो जाता है। हाँ। हम बना ही नहीं सकते। इसी तरह ये टिकटॉक के साथ कर रहे हैं, इसी तरह ये हर ऐप को ऐसे ऐसा करते हैं। अच्छा, जैसे जन्नत आप कह रही हैं कि फ्यूचर तो एक तरह से तबाह हो गया ना, इससे अर्निंग भी होती है, तो एक अंदाजे के मुताबिक कितनी अर्निंग हो जाती है ताकि सुनने वालों को पता चल सके कि भाई टिकटॉकर्स का तो इतना नुकसान हो रहा है? अर्निंग देखिए, जो फेमस टिकटॉकर्स हैं उनकी इतनी अर्निंग हो जाती है कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कहीं कोई जॉब करने की या कोई काम करने की। अच्छा। उनका वो इनके लिए इनफ होती है अर्निंग के वो अपना आराम से गुजारा कर सकें, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। तो पेमेंट का क्या होता है सीन, कैसे आती है? डॉलर्स में आती है, अकाउंट में आती है, किस तरह मिलती है ये पेमेंट? जी देखिए, बेसिकली हमें टिकटॉक पे नहीं करता, टिकटॉक पे नहीं करता क्योंकि टिकटॉक ऑफिशियल अब हुआ था। अभी ये बैन होने से आप कह लें कि 2 हफ्ते पहले ऑफिशियल हुआ है, जब हमसे कांटेक्ट किया टिकटॉक ने। उससे पहले जो हमारी अर्निंग हो रही थी वो थ्रू ब्रांड्स हो रही थी, कंपनी से हो रही थी कि हमें जी कोई भी ब्रांड जो है वो अप्रोच करता था कि जी आप हमारी प्रमोशन अपनी टिकटॉक अकाउंट पे कर दें, तो वो फिर ब्रांड हमें पे करते हैं, टिकटॉक पे नहीं करता। दैट मीन्स अगर वो पाकिस्तानी ब्रांड है तो जाहिर है वो आपको डायरेक्टली पे कर देगा, उसमें डॉलर्स तो इन्वॉल्व नहीं है। जी बिल्कुल, आपसे ठीक है जन्नत, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थी आप। और किस तरीके से पैमाए जा रहे थे टिकटॉक पर, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है जो टिकटॉक यूज़ करती है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट हो और ऐसे में एक आसान रास्ता मिल जाए जिसमें सिर्फ कंटेंट आपको जनरेट करना है और फॉलोइंग बढ़ानी है, उसके बाद ब्रांड्स अप्रोच करते हैं और फिर आपको पैसे मिल जाते हैं, तो ज़ाहिर है जिसकी भी अर्निंग बंद हुई वो परेशान है। एनीवेज, जब हम बात टिकटॉक की कर रहे हैं, उसके बैन की कर रहे हैं, जिस तरह जन्नत ने भी कहा कि अनबैन हो जाएगा, होना चाहिए बट विद SOPs, तो ऐसे में अगर हम कराची के टिकटॉकर्स की बात कर लें और टिकटॉक लैंड आपको लेकर जाएं, जैसे कि फ्रेयर हॉल, यहाँ पर टिकटॉकर्स पहुँचते हैं रोज़ाना सुबह से रात तक, वहाँ पर वो कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं टिकटॉक पर। उन्होंने हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। वो कहते हैं कि अगर ये पाबंदी ना हटी तो वो एहतजाज करेंगे। गुज़श्ता रोज़ महक असलम वहाँ पर गई, टिकटॉकर से उन्होंने गुफ्तगू की, क्या रहा उनका वहाँ का सफ़र आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरे पीछे आपको लोग नजर आ रहे होंगे। मुझे अंदाजा ये टिकटॉकर्स हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप बैन हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि छोटे गली मोहल्लों में रहते हैं, उन्हें अपना टैलेंट उस जगह से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसका नाम था टिकटॉक, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है। लोगों को खुशी भी है कि चले एक ऐसी चीज़ बंद हुई है जिससे फहाशी फैल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्त है क्योंकि उनकी कमाई का जरिया था ये, उनकी तफरीह का जरिया था ये। वो ऐप है जिसे तकरीबन लगभग कोई 4 करोड़ पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। नौजवान नस्ल हमारी इसमें ज़्यादा तादाद रखती है और इसको तफरीह का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब ये बैन हो चुकी है। इस पर टिकटॉकर्स का क्या रिएक्शन है वो हम जानेंगे। जी, तो टिकटॉक बैन हो चुकी है ये ऐप, और इस ऐप पे वो लोग जो कि मौजूद थे, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा रहे थे, उनका क्या रिएक्शन है ये जानने के लिए हमारे साथ एक टिकटॉकर मौजूद है। नदीम नाम है उनका और गालिबन इनका अकाउंट भी वहाँ पर है, कुछ इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी इनसे जान लेते हैं। नदीम, आपका टिकटॉक पे अकाउंट है, कितनी फ़ैन फॉलोइंग? मेरी फ़ैन फॉलोइंग 5000 है। हालांकि मैंने अभी मुझे हुआ है 1 मंथ हुए हैं मैंने स्टार्ट किया। आप क्या समझते हैं क्या हल है? इसका हल यही है कि जो गलत वीडियोस बना रहे हैं उनको रोका जाए, ना कि आप टिकटॉक बैन करें। और दूसरे भी हैं यूज़र जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं। अच्छा, अब आगे क्या प्लान है? अगर हम देखते हैं कि टिकटॉक अगर अनबैन नहीं होती, उसमें से पाबंदी नहीं हटाई जाती, तो फिर क्या करोगे? पहले भी लाइफ चल रही थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर टिकटॉक बैन हो गई है तो अब क्या करोगे।
लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई पहले भी लाइफ चल रही थी, अभी भी लाइफ चल रही है। जिंदगी चलती रहेगी, यानी इन्होंने अपनी जिंदगी को टिकटॉक से जोड़ के नहीं रखा है। जिंदगी चलती रहेगी भैया, अगर टिकटॉक बैन हो गया तो कोई बात नहीं, हम कहीं और अपना टैलेंट प्रमोट कर लेंगे। अरे 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 मेरी बात सुने, क्या कर रहे हैं आप लोग? टिकटॉक तो बैन हो गया। वीडियो डाली थी कि 10 दिन बाद अभी होगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और भी लोग हैं, इंस्टाग्राम लाइक की है, यूट्यूब भी है। तो इस तरह अपना टैलेंट प्रमोट। जी, ये किसने कहा था कि 10 दिन बाद दोबारा से अनबैन हो जाएगा? हमने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे। अच्छा। VPN से ऑन कर रहे थे, बोलते हैं कि टिकटॉक 10 दिन बाद नहीं ऑन हुआ ना तो हम लोग ये हुकूमत के सामने घर दरवाजे के सामने बैठे होंगे कि खोलो। ओ एहतजाज करेंगे भाई, लंबा प्रोग्राम है ना? जाओगे एहतजाज में? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? इतने बड़े तो नहीं है। इतने छोटे हैं। चलो थोड़ी बड़े वाले से बात कर लेते हैं। तो भैया अभी आप वीडियो बना रहे थे तो टिकटॉक तो बैन हो गया, अब तैयारी करोगे अगर 10 दिन बाद खुल जाता है तो हम इसको अपलोड करेंगे? जी बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, टिकटॉक तो बैंड हो गया लेकिन लाइफ में सिर्फ टिकटॉक ही नहीं था। माँ सदके अन्ना दुख। जी अब क्या करें कि जो फॉलोअर्स हैं, जो फ़ैन हैं, जो इतनी मोहब्बत देते हैं, अब उनसे बिछड़ना तो है ही नहीं हमें। देखें पहले इतनी मेहनत की हमने तो हैक हो गई, हेटर्स बहुत। हैक कैसे हुआ? कितने फॉलोअर्स थे जब आपका अकाउंट हैक? मेरा पहला हैक हुआ था तो वो मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। अच्छा, जी दोबारा बनाया तो उसके बाद जब मेरे 1.5 मिलियन पे मैं पहुंचा हूँ तो देन मुझे उसके बाद पता चला कि पूरा का पूरा टिकटॉक ही बैंड। जब पता चला मेरे भाई तो क्या रिएक्शन था, दिल से क्या आवाज़ निकली? रिएक्शन ये था कि उस टाइम मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो आप यकीन करेगी कि पूरा दिन ऐसे ही गुजरा है, उल्टी सीधे सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है, क्योंकि अब लाइफ ऐसी लगती है कि बिल्कुल वीरान है, एक सुनी सुनी सी लाइफ। यानी टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म था आवाम के पास और उसे बंद किया गया। ज़्यादातर टिकटॉकर्स का यही कहना है कि भाई जो फहाशी फैलाने वाली वीडियोस हैं, जो गैर अखलाकी मवाद है, आप उसे बैन करें, लेकिन वो लोग जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आवाम को, जो अच्छी तफरीह का जरिया दे रहे हैं, उसे बैन ना करें। जी, तो एक और हमारे साथ मौजूद है नौजवान, टैलेंट फैलाने के लिए जो है वो कैमरे से लग रहा है बेताब हैं, तो इनसे पूछते हैं कि भाई टिकटॉक यूज़ करते हो? नहीं, हम टिकटॉक यूज़ नहीं करते, हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर करते हैं प्रैंक्स के हवाले से। यूट्यूबर? जी। अच्छा, अब टिकटॉक को अपनी बहन ऐप समझ लें आप, यूट्यूब वाले या भाई ऐप समझ लें, भाई कुछ भी समझ लें, बैन हो गई। नहीं, ये हमारा एनिमी है। ये आपका एनिमी है? अल्लाहू अकबर। अच्छा, तो खुश हैं? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं यार, ये टिकटॉक बैंड हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की 70% जो आवाम थी वो मतलब ये क्या हरकत कर रही थी। अच्छा, चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि एक एनिमी बैन ऐप है आपकी और भाई मुखालिफ ऐप थी। अब जो लोग बेचारे कमा रहे थे इससे, उनका जो जरिया मुआश थी ऐप, अब उनका क्या होगा? यार अगर आप में टैलेंट है, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप में अगर इतना टैलेंट है तो आओ यार यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाओ। अब टिकटॉक पे क्या है, एक 15-20 सेकंड की वीडियो बनाई, कैमरे के आगे डांस किया, बस अपलोड कर दी। हम यूट्यूब वाले हम खाली एक 5 मिनट की वीडियो के लिए 3 से 4 घंटे शूट के लिए ख्वार होते हैं, हम एडिटिंग करते हैं पूरी रात बैठ के, तब जाके एक 5 मिनट की वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। और खुला चैलेंज है? हाँ, खुला चैलेंज है, अगर टिकटॉक वाले आ सकते हो, हमसे चैलेंज कर सकते हो, कर लो फनी वीडियोस में, खुला चैलेंज है। ठीक है, यानी आप ये समझें कि हुकूमत का ये अच्छा फैसला है कि ये टिकटॉक ऐप जो है वो बंद हो चुकी है, वो बैन हो चुकी है, लेकिन इस फैसले पे हुकूमत को कायम रहना चाहिए, जैसे कि इस नौजवान ने भी कहा। क्या नाम है? तो मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। एनीवेज, जब हम टिकटॉक की बात करें, उसके बैन की बात करें, हमें कुछ और ममालिक के मॉडल्स भी सामने रखने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जो मलेशियन गवर्नमेंट ने किया कि वो अपने मासेस को टैप कर रहे हैं इसी टिकटॉक के जरिए, जो अवेयरनेस है, जो मैसेज फ्लोट करना है, मेड बी एजुकेशन और समथिंग, वो इसी ऐप के जरिए दे रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में 4 करोड़ 30 लाख इसके यूज़र्स हैं, यानी तकरीबन 25% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यूजिंग टिकटॉक। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जहन है जो कच्चा जहन होता है, मोल्ड करना आसान होता है, ना पुख्ता जहन होता है, और इसको हम इस तरह छोड़ नहीं सकते। नौजवान नस्ल है ना हमारी, exactly, और हम इन्हें जो सिखाएंगे या जो इनके दिमाग में डालेंगे आगे, वही ये चीज़ लेकर चलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक ऐप का आप ये सोचें कि सिर्फ बुरा इस्तेमाल है, अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि शुएब ने भी मिसाल दी। शुएब, आपका अकाउंट है टिकटॉक पे? इस पे हम ब्रेक में बात करेंगे। था, एक जमाने में था, फिर अच्छा, मैंने छोड़ दिया था। मोबाइल में वीडियोस होंगे, हम देखते हैं अभी ब्रेक में। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। खैर, मुल्क के वजीर आजम को टिकटॉकर्स ने क्या पैगाम दिया वो हमने दिखाया,
अब जरा टिकटॉक के वजीर आजम की हम बात कर लेते हैं। काशिफ हमारे साथ मौजूद है, टिकटॉक के वजीर आजम है और वजीर आजम से बड़ी उम्मीदें होती हैं। ठीक है काशिफ, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, टिकटॉकर्स को बड़ी उम्मीदें हैं टिकटॉक के वजीर आजम से, क्या ऐलान करना चाहेंगे आप? कोई तब्दीली की बात होगी या फिर सब्र किया जाएगा और जो पाबंदी लगाई गई है उसे सिर्फ बर्दाश्त किया जाएगा? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह बैन जो लगा है इंशाल्लाह ये बैन बहुत जल्द हटेगा, और अगर नहीं हटेगा इंशाल्लाह हम रोडों पे निकलेंगे जी, एहतजाज करेंगे। जिनकी वजह से हुआ उनके अकाउंट इन्हें ब्लॉक करने चाहिए। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है आप कंटेंट देखते हैं टिकटॉक पर, आपको क्या लगता है ये जो टिकटॉक यूजर्स हैं इसमें से कितने % ऐसे हैं जिनका कंटेंट ऐसा होता है कि जिसकी वजह से फिर ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं? जी काफी हैं, काफी ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो ऐसी वीडियो बनाते हैं जो फैमिली में नहीं देखी जाती। ऐसी वीडियो बनाओ फैमिली वाले भी इंजॉय करें, फन करें, पर कुछ टिकटॉक है वो बहुत बेहूदगी फैला रहे थे जिनकी वजह से ये अंजाम हम सबको देखना पड़ रहा है। अच्छा, तो काशिफ मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अनबैन भी हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, और उसके बाद आपको लगता है कि थोड़े से SOPs के साथ होगा, थोड़े से फिल्टर्स के साथ होगा, आपको लगता है ऐसा? जी ऐसा अगर करेंगे तो इन्हें अनबैन करना चाहिए, कि सख्ती होनी चाहिए टिकटॉक पर। अगर ये सिस्टम होगा तो फिर काम चलेगा, नहीं तो फिर बैन ही सही। हाँ ठीक है, नहीं SOPs होंगे तो भाई काम चल रहा है, टिकटॉक ऑन है, वरना जो है फिर आप भी यही मुतालबा करेंगे फिर टिकटॉक बैन है। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे आने के बाद फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लोग आपको जानने लगे, आपका टैलेंट, अंदर का जो टैलेंट था वो निकल के बाहर आया, छोटी सी जगह से बड़ी सी दुनिया पे गया। तो ये बताएं कि मुआशरी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई? जी जी कितनी कमाई हो जाती है? वो तब्दीली आ गई है, इमरान खान साहब वाली तब्दीली है जी। मेरी अभी शुरू होने वाली थी, अभी 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले थे, तो पहली बैन होगी। अच्छा काशिफ, आप कह रहे हैं बड़ी तब्दीली आई, जरा हम इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, पहले क्या था और अब क्या है? पहले किस तरह की जिंदगी चल रही थी और अब कैसी जिंदगी चल रही है? पहले कोई जानता नहीं था इतना, तो पहले एक सेल्फी देनी पड़ती है, फिर आगे चलते हैं। हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, पहले तो नहीं। अच्छा काशिफ, आपने कहा 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले थे, तब्दीली आने वाली थी, इससे मैं ये मतलब लूं कि अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स होते तो उसके बाद ब्रांड्स आपको अप्रोच करते, उसके बाद आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते, कैंपेन्स का हिस्सा होते, फिर कमा पाते, या इससे पहले भी मामलात थे ऐसे? नहीं, 1 मिलियन के बाद ज्यादा सिस्टम ये सोचे थे ना। ओके, यानी 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे तो फिर प्रमोशनल कैंपेन्स में आप पार्ट ले पाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं काशिफ, आपने ही अपने पहले जवाब के आखिर में कहा कि फिर तो बैन हो जाना चाहिए। अब ऐसे बहुत से टिकटॉकर्स हैं जो टिकटॉक पर ही हमें मैक्सिमम टाइम देते नजर आते हैं, वो टिकटॉक के अलावा शायद और कुछ करते नहीं हैं, वो वहीं से कमाते हैं। अगर ये बैन लग जाएगा, आप भी कहते हैं कि फिर अगर SOPs के बगैर काम होता है तो फिर ठीक है बैन लगना चाहिए, तो ऐसे में तो बहुत लोगों का रोजगार तबाह हो जाएगा। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको? मैं समझ नहीं पा रहा, बिकॉज जन्नत ने भी सपोर्ट किया इस बात को। नहीं मैं भी सपोर्ट करूं, मैं तो कहता हूँ खुले, पर देखिए हम फैमिली में बैठ के वीडियो देखे ना, ऐसी वीडियो वालों को इन्हें करना चाहिए। अब जन्नत मिर्जा हमारी सीनियर है, वो इतनी अच्छी वीडियो बनाती हैं, कपिल आफ्ताब है, काफी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, पर जो आजकल चलता है लोर है, पिंडी है, इसमें इस चीज का मजा नहीं है। कोई अच्छा टैलेंट दिखाए जिससे अवाम खुश हो, तो ये फिर अगर ऐसे चलता रहा तो अवाम खुश नहीं होती। सही, हमने पब्लिक के लिए आए हैं, पब्लिक ने सपोर्ट करके हमें यहाँ तक पहुंचाया, आगे से हम अच्छा टैलेंट दिखाना चाहिए। पब्लिक को एंटरटेन करने आए हैं, लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग इतने इतने फैन फॉलोइंग लेके बैठे हैं। अच्छा, बड़ी मशहूर लाइन है आपकी, मैं कहूंगी तो उस अंदाज में अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। एक्टिंग की तो भाषण है जी, गुड हो गया, शुगर मेला लगाए रखें, बाकी गुड हो गया। गुड हो गया, घबराना नहीं, ये भी फिर ऐड कर लेना अब आप। ये तो अब तो मैंने ऐड कर दिया, सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली, यू स्टार्टेड विद दिस घबराना नहीं है, एंड विद दिस गुड हो गया, तो गुड हो गया जी। आप साथ मौजूद थे काशिफ, बेहद शुक्रिया। ये हम कह रहे थे टिकटॉक की बैन की, ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी एक राय है, वो चाहे बैन से मुताल्लिक हो, वो चाहे बैन हटने से मुताल्लिक हो। आप भी इस सेगमेंट पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले मौजू की जानिब, और वो मौजू है
कि अक्टूबर का महीना है लेकिन गर्मी अभी गई नहीं है। गर्मी अभी है, यूँ लगता है जून जुलाई का सा मौसम है। ये गर्मी कब तक ऐसी रहेगी और किन औकात में घर से बाहर नहीं निकलना, हवाएं किस रफ्तार से चल रही हैं, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, पारा कितना ऊपर जाएगा, कितना पसीना आएगा, काम करने बाहर जो जाएगा वो कैसे वापस आएगा, कितना पानी पीना है, क्योंकि हमें तो जीना है। ये शोएब आपने रट्टा मारा था। मैंने रट्टा बिल्कुल नहीं मारा था। ये गर्मी है ना, गर्मी में तो इस तरह का जो है ना आपके अंदर से वाकई इतना गुस्सा निकल रहा होता है कि भाई क्या मुसीबत है। अक्टूबर का महीना है, अभी तक सितंबर का जो है वो सितमगढ़ छाया हुआ है कराची वालों पे, लेकिन उसके बाद होना क्या है भाई, किस तरह से कंट्रोल करनी है चीजें और किस तरह से कराची वाले इस गर्मी से बच पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेंगे जवाद मेमन से, लेकिन आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। इसलिए आपको इतने खिले हुए लग रहे हैं क्योंकि हम बैठे हुए एसी में, लेकिन जो बाहर है बेचारे वो गर्मी बर्दाश्त करें, और ये गर्मी कब तक बर्दाश्त करनी है। जवाद मेमन साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जवाद साहब, कराची वाले घबरा लें थोड़ा, गर्मी की वजह से, महंगाई की वजह से नहीं, थोड़ा सा घबरा लें या नहीं? थोड़ा सा घबरा लें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हीट वेव जो है अब इस वक्त ऑन गोइंग है और ये तकरीबन जो है 5 से 7 दिन जो है वो कंटिन्यू करेगी। ये ऑन गोइंग से क्या मुराद है? ये कल स्टार्ट हुई है या आज स्टार्ट हुई है? बेसिकली ये कल से स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट परसों भी जो है वो पिछले 2 दिन से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखने में आ रहे हैं वो तकरीबन 39 डिग्री के आसपास नज़र आ रहे हैं कराची में। तो एक काफ़ी गर्म मौसम कहलाता है, क्योंकि 40 पे ऑफिशियली जो है वो हीट वेव हमारे। मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि बाय हीट वेव वी मीन व्हाट, लाइक 40 डिग्री मीन्स हीट वेव? कराची के हवाले से अगर बात करें, अगर 40 या 40 प्लस हमारा जो टेम्परेचर अगर जा रहा है दिन के टाइम पे, तो वो फिर एक हीट वेव है। अब इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी होती हैं जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये जो हीट वेव है ये एक नॉर्मल हीट वेव आप कह सकते हैं, मीडियम इंटेंसिटी की कह सकते हैं। वरना वैसे हमने देखा है कि जब 45-46 तक हमारे यहाँ जाता है तो वो फिर सीवियर एक्सट्रीम उसमें आ जाता है। अच्छा, तो जैसे अब कह रहे हैं आप कराची की बात करें, लेकिन अगर हम दीगर शहरों की तरफ जाएं तो कराची के अलावा कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं, कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ है जो मुतासर हो सकती हैं? बेसिकली हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, कराची के आसपास के जितने भी इलाके हैं, स्पेशली सेंट्रल सिंध और साउदर्न सिंध में, कुछ उसमें अपर सिंध के एरियाज़ भी हैं। तो अक्टूबर जैसे आपको पता है नॉर्मली जो है वो पोस्ट मानसून सीज़न होता है हमारे यहाँ। तो वो कराची के 2 जो है वो कहलाते हैं कि गर्मी के मौसम होते हैं। एक प्री मानसून जो मई जून होता है और एक पोस्ट मानसून जो ये आपका सितंबर के एंड से अक्टूबर में होता है। तो अगेन वही चीज़ है, हीट वेव ये तकरीबन 6 से 7 दिन कंटिन्यू करेगी। अब थोड़ा सा एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है स्वेब, आपको पता है कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पोस्ट मानसून भी जो है वो साइक्लोनिक सीज़न होता है। बिल्कुल सही। हमेशा अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ इंडियन ओशन में। तो कुछ अब इंटरनेशनल मॉडल्स जो हैं वो कुछ ऐसे पिकिंग्स दे रहे हैं कि तकरीबन 19-20 के आसपास जो है वो अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सिस्टम बन सकता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, क्या इंटेंसिटी होगी, क्या ट्रैक होगा, ये हमें नहीं पता अभी। वक्त गुजरने के साथ हमेशा की तरह उसमें जो है वो तब्दीली आती रहेगी। तो हो सकता है कि या फिर हमें इस हीट वेव के एंड पे थोड़ी बहुत बारिशें मिल जाएं, या फिर ये हीट वेव जो है वो मजीद कंटिन्यू करे, भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अगेन अगर कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है अरेबियन सी में, वो सबसे पहले आपका जो है वो सी ब्रीज को कट ऑफ करेगी। सी ब्रीज कट ऑफ होती है तो ये कराची की लाइफलाइन है, कोस्टल एरियाज़ की हमारी लाइफलाइन है। अगर सी ब्रीज नहीं है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो शूट करते हैं। इनफैक्ट अभी भी कुछ इसी तरीके से है कि सी ब्रीज जो है वो ना होने के बराबर है। नॉर्थ ईस्ट से जो है वो ड्राई विंड्स चल रही हैं। ह्यूमिडिटी का फैक्टर कुछ हद तक कंट्रोल में है। फील्स लाइक टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि 41-42 के आसपास रहेगा, लेकिन टेम्परेचर भी तकरीबन। अच्छा जवाद साहब, जैसे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी भी आता है, ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो ज़्यादा सर्दी होगी? सर्दी का देखें महक, इस दफ़ा जो ओवरऑल जो ड्राइविंग फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड फिनोमेना जो होता है इस वक्त, इसमें 2 जो है फिनोमेनाज होते हैं। एक होता है एल नीनो, जिसमें जो है वो हमारे यहाँ जो है वो बारिशें बहुत कम होती हैं और टेम्परेचर्स हाई रहते हैं। इस वक्त जो है इसके ऑपोजिट हम लानिनिया सीजन्स में जा चुके हैं। ये ऑफिशियली जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो कुछ इस तरह देखने में आ रहा है कि इस दफ़ा जो सर्दी का सीज़न होगा हेल्दी होगा, बेहतर होगा, और कुछ अपने मामूल के दिन के हिसाब से जो है ये कोई 10-15 दिन जो है वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक, यानी जो है ये सूरत हाल रहेगी मौसम की। हमने अपने नाज़रीन को बता दिए, तो भाई तैयारी कर लें, सर्दी भी पड़ने वाली, तो
रज़ाइयाँ कंबल जो है थोड़े से ड्राई क्लीन के लिए भेज दें, और गर्मी भी अभी चल रही है तो एसी वेसी फिट करा लें। खैर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम उस खबर की जानिब बढ़ेंगे जिस पे बात करते हुए दिल जो है ना वो मजबूती से थामने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं कि हम सुनते हैं अनसुने कर देते हैं, ठीक है नज़रों से गुजर गए, लेकिन ये ऐसे वाक़यात हैं, ये ऐसे जुल्म हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं बनता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, कई सवालात खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक जालिमाना वाक़े की हम बात करें जिसके हर पहलू पे, हर एंगल पे इतने सवाल खड़े हो गए हैं। पहली ऑप्शन ये, खातून अकेली घर से निकली, लेकिन निकली क्यों और उसका अकेले निकलना जुर्म बन गया, और ऐसा जुर्म बना कि उसे नोचा गया, उसकी इज्जत लूटी गई। फिर जब मीडिया शोर मचाता है, आवाज़ें उठाई जाती हैं, वज़ीर आला नोटिस ले लेते हैं, पुलिस हरकत में भी आ जाती है, लेकिन फिर उस आवाज़ को दबा दिया जाता है इसलिए कि आवाज़ ऐवानों तक ना पहुँचे, इसलिए कि आवाज़ गली मोहल्लों तक ना पहुँचे। सोशल मीडिया पर अगर आवाज़ उठाई जाती है उसे भी बंद कर दिया जाता है। मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए छापे तो मारे जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो मासूम के साथ हुआ, उसकी ज़िंदगी जिस तरह से बर्बाद हुई, जिस तरीके से उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया, इस पर उसकी दाद रसी करने के बजाय, उसे हिम्मत देने के बजाय, उसे ये कहने के बजाय कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसको उल्टा इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया गया। बहुत सारे सवालात उठते हैं यहाँ पर कि औरत घर से अकेली क्यों निकली, क्यों, मतलब अगर औरत घर से अकेली निकल रही है तो भाई अपने बाप के साथ निकले, अपने भाई के साथ निकले, और रात में ऐसा क्या काम पड़ गया औरत को, और उस जगह पर जो कि अपने आप को अमन का दाई कहते हैं, नाम नेहाद जमहूरियत वाले हैं, वहाँ पर औरत का अकेले निकलना जुर्म बना। पुलिस वालों ने गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, हुकूमत ने हर तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की, मीडिया की कवरेज को रोक दिया गया। मीडिया हम पिलर है जो कि आवाज़ उठाता है, उसकी भी आवाज़ को रोका गया, मुतासरीन को खामोश करवाया गया। लेकिन जब हमने देखा कि ये सब कुछ हुआ तो एट दी एंड वो जो खातून है वो मौत के मुंह में चली जाती है। और ये होता कहाँ है, ये भारत में होता है जनाब। वो जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरियत के रखवाले हैं, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है जहाँ पर 19 साला लड़की के साथ गैंग रेप होता है और तशद्दुद के बायस वो दम तोड़ जाती है। और ये वो ऐसा केस है जिसमें मतलब लफ्ज़ नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया और उनके बयानात ये उस सोच की अक्कासी करती हैं जिससे हमें लड़ना है। और इस सोच सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सोच जहाँ जहाँ पर है उस सोच के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, तभी इस बड़े मसले को, इस घिनौने जुर्म को हम काबू कर सकेंगे। ये बात हमने की थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर एक दलित लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। और उसके बाद जो इवेंट्स हुए, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, जो बयानात दिए गए, जैसे एक बयान अभी तक मेरे माइंड में महक, जब कहते हैं कि उस लड़की ने लड़के को बाजरे के खेत में खुद बुलाया होगा, यानी आपने कैसे ये फैसला कर लिया, और अगर कर भी लिया तो ये कैसा इंसाफ है कि उसकी जान चली गई, दरिंदगी का निशाना बन गई, बजाय इसके आप उनके साथ खड़े हों। आप उनके साथ खड़े नहीं होते बल्कि आप जुल्म के साथ खड़े होते हैं। भारत जुल्म के साथ इस वाक़े पे नहीं, बहुत से और वाक़यात में खड़ा हुआ, ये हमने देखा है। एनीवेज, बहुत डिस्टर्बिंग टॉपिक था, फ़ौरन से मूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वापस पाकिस्तान की ख़बरें शामिल कर लेते हैं और आपको हम लेकर चलते हैं अब ज़रा मुल्तान। और मुल्तान से ख़बर ये है कि लीमू का एक ऐसा पौधा है जहाँ पर बड़े बड़े लीमू लगते हैं, क्योंकि लीमू का तस्वर जब जहन में आता है तो ठीक है, खटाई वाला मामला तो जहन में आता है, बट ऐसा लीमू जो खट्टा तो करेगा, बहुत ज़्यादा खट्टा करेगा, उसकी बात करते हैं। वैसे हम देख भी रहे हैं, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, मतलब कितने हिस्सों में इसको काटेंगे। और मैं तो ये करती हूँ कि मैं एक लीमू को 4 दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसको तो मैं पूरा महीना चला सकती हूँ। बिल्कुल 40 दिन चलेगा, बल्कि आप काट काट के मोहल्ले में बांटते हैं, रिश्तेदारों को बांटते हैं, सबके दांत खट्टे। ये शोएब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल नीचे रहता है। खैर राशिद हमीद की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, भेजना है आपने। लीमू के छोटे साइज से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन अमेरिकन नस्ल का बड़ा लीमू जिसामत और वजन में बेमिसाल है। कद 1 फुट, वजन पूरे 2 किलो। की खातून नसीम अख्तर ने घर में ही लीमू की फसल लगा रखी है। यूनिक चीज़ें हमेशा से जो है वो अट्रैक्शन रखती हैं, लिहाजा मुझे भी यूनिक चीज़ों का शौक़ है और इस वजह से जो है वो इस पौधे को जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है और कामयाब रहे हैं हम लोग। मुनफरिद जिसामत और वजनी लीमू देखकर शहरियों के होश उड़ जाते हैं। फार्मर अगर इसको लगाएगा तो उसको यही फ़ायदा है कि फी एकड़ इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और इसको जो है वो उससे अपनी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। छोटे बोने लीमू से जान छुड़ाएं, बड़े लीमू के पौधे लगाएं और मुनाफा कमाएं।
कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। बैक वंस अगेन, और अब जरा हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे, यानी पूरी दुनिया में होने वाले हालातों वाकयात पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हमसाया मुल्क चीन की जानिब बढ़ते हैं। चीन की एक स्टील मिल ने मुसलसल 5 साल तक हदफ से ज्यादा मुनाफा कमा कर देने पर अपने मुलाजमीन में हजारों महंगी गाड़ियां बतौर इनाम बांट दी हैं। ये करम नवाजी हम पे भी हो जाए थोड़ी सी, खैर, जिनमें से हर एक गाड़ी की मालियत कम से कम $20,000 यानी तकरीबन 30 लाख रुपए है, पाकिस्तानी 30 लाख रुपए। सोशल मीडिया पर जब ये खबर मशहूर हुई तो बाद सार्फिन ने एतराज़ किया कि कंपनी को गाड़ियों के बजाय उनकी मालियत जितनी रकम इन मुलाजमीन को देनी चाहिए थी बतौर इनाम, ताकि वो इसे अपनी सहूलियात या फिर ज़रूरियात के मुताबिक खर्च कर सके। ताहम मुलाजमीन को आज़ादी है कि वो ये गाड़ियाँ फ़रोख्त भी कर सकते हैं। श्रेब, क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है ना वो वाली। हाँ, अगर आप वहाँ पर जॉब करती होती तो आपको भी गाड़ी मिलती, फिर आप गाड़ी बेच सकती थी। एनीवेज जी, अब आपको लेकर चलते हैं टेक्सास, और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साल मैसी क्यूरन पूरी दुनिया में लंबी तरीन टांगों वाली खातून है। मैसी की जो राइट लेग है उसकी लंबाई 134.3 सेंटीमीटर और जो लेफ्ट लेग है उसकी लंबाई 135.3 सेंटीमीटर। वैसे क्या दौड़ती होंगी, अगर ये दौड़ती होंगी तो। उनका मजमूई कद 6 फीट 10 इंच है। मैसी दुनिया की तवील कामत खातून तो नहीं, लेकिन दुनिया की तवील तरीन टांगों वाली खातून ज़रूर बन गई है। चले जी, तो हमने बात कर ली थी टेक्सास की। अब आप हमें महक कौन सी खबर देने वाली? अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ बैटरियों के हवाले से। हमने पोपाई की कार्टून देखी आपने? कितना पालक खाता था ना, अब बैटरियां भी पालक खाती हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, क्या आपको पता है कि पालक बैटरियों के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ है? क्या करूं, मैं अपनी गाड़ी की बैटरी में पालक डाल दूं? हाँ नहीं, मैं पाकिस्तानी पालक है, क्या हो गया धोखे डालना। वाशिंगटन में वाक़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साइंसदान प्रोफेसर है और उन्होंने ये बताया कि पालक से कार्बन पर मबनी नहायत मौसर अमल अंगेज बनाया गया है जो बैटरियों में ऑक्सीजन रिडक्शन का काम करता है। ये रिवायती, महंगे और माहौल दुश्मन अमल को भी अपनी सलाहियत से पीछे छोड़ सकता है। इससे हाइड्रोजन फ्यूल और दीगर जो चीज़ें हैं जैसे बैटरियां हैं, मेटल की जो बैटरियां हैं, उन आलात को बासानी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। यानी पालक को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उनको आप गोश्त में या आलू में नहीं डाल सकते, बैटरियों के तौर पे भी क्या बात है भाई। पालक में हमने तो इससे पहले यही सुना था कि आयरन का रिच सोर्स होते हैं, लेकिन आज आपने एक नई खबर दी है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बढ़ते हैं आगे। सिंगापुर से खबर है कि 41 साल शहरी ने एक ऐसी दुकान खोल ली है जो सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फरोख्त होती हैं चूंटियाँ, एंट्स, और दुकान का नाम भी है जस्ट एंट्स, यानी सिर्फ चूंटियाँ ही हैं यहाँ पर। अच्छा, वो जो दुकान जिन्होंने खोली है उनके दोस्तों ने पूरे सिंगापुर में घूम घाम कर 40 से भी ज़्यादा इकसाम की चूंटियों को जमा किया, बल्कि उनकी पूरी पूरी कॉलोनीज जमा की हैं, शीशे के बॉक्सेस में उनको रखा है, अब इन्हें फरोख्त किया जाता है। वैसे द क्वेश्चन इज व्हाई? मे बी डिमांड होगी वहां पर, दैट इज व्हाई द सप्लाई है। लेकिन देखिए चूंटियां, देखिए मैं कहती हूँ अंग्रेज हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मछलियों से मैनी पैडी करा सकते हैं आप, चूंटियां फरोख्त हो जाती हैं। पाकिस्तानियों को थोड़ा सोचना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। महंगाई के तूफान ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। गोश्त हो जाए, सब्जियां हो जाए, दालें हो जाए, फल हो जाए, सब कुछ महंगा हो गया जनाब। 45 रुपए किलो मिलने वाला फाइन आटा भी 80 रुपए किलो में मिल रहा है। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट बना दी है, थोड़ी सी आपको घबराहट होगी रिपोर्ट देखे, लेकिन घबराना नहीं है, रिपोर्ट देख लें। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। चिकन और मटन को छोड़ें, अब तो दाल, रोटी और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दाल अरहर 80 रुपए की जगह 320 रुपए किलो बेची जा रही है। दाल मसूर 81 रुपए के बजाय 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दाल मूंग 137 के बजाय 280 रुपए किलो और चना 109 के बजाय 170 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चक्की का आटा 75 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टमाटर 160 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 113 के बजाय 160 से 180 रुपए किलो में मिल रही है। रिकॉर्ड महंगाई पर कराची वाले चिल्ला उठे हैं। मैंने बेतहाशा हुकूमतें देखी, लेकिन आज शायद ये है किसी घर का बच्चा कोई हंसता हुआ नजर आ जाए। एक आने अगर शक्कर बढ़ी तो इस मुल्क में हंगामा हो गया था। आज लाखों रुपए की महंगाई बढ़ गई, मगर आज किसी में हिम्मत नहीं है। जब पेट में नहीं है चारा, क्या उछलेगा बेचारा। लोग कहते हैं मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ
खुर्शीद आलम, समा, कराची। कमर तोड़ महंगाई है और अब इस कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वैसे तो इमरान खान साहब ने जब भी नोटिस लिया है लोगों ने कहा खान साहब नोटिस ना लें। नोटिस लेने के बाद भी हमने देखा कि मामलात बेहतर होते नहीं हैं। वो चाहे आटे का नोटिस हो, वो चाहे दीगर मामलात का हो, लोग यही मुतालबा करते हैं खान साहब नोटिस ना लें। आप नोटिस तो ले लेते हैं लेकिन चीज़ें फिर और महंगी हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला किया है। मंडे आज वीक का पहला दिन है और आज ही से मुतालिक इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, टाइगर फोर्स को भी मैदान में उतारेंगे ताकि किसी तरीके से महंगाई का जिन काबू किया जा सके। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं उसके हवाले से कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हुकूमती निर्ख है वो तो तय होता है लेकिन आवाम को उस निर्ख पर चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो महंगाई का ये वाला एलिमेंट है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ फाल नहीं होती और देखा नहीं जाता, इसको परखा नहीं जाता कि कौन कितने में कोई चीज़ बेच रहा है। फॉर इंस्टेंस हमने देखा कराची में कमिश्नर कराची ने रेट तय किया था 97 रुपये या 96 रुपये दूध का, वो उस वक्त भी उतने रुपए का नहीं मिलता था। और अगर आज भी निर्ख तय हैं, वो दूध के हों, वो सब्जी के हों, वो फल के हों, वो शैख़-ओ-नोश के हों, उस कीमत पर हमें सामान नहीं मिलता। हाँ, डंडी मार जाता है ना जो ये सेल करने वाले होते हैं, कहते हैं कि हम थोड़ी सी अपनी जेबें भी गर्म कर लें। लेकिन खैर वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जो उनकी फोर्स है वो जब एक्टिव होगी तो देखना ये कि किस तरीके से काम करेगी। वैसे शोएब ने एक बात की थी कि जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो ये चीज़ महंगी होती है। मीम्स भी बड़ा होना चाहिए, वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसा ना हो और जो आटे, जो बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो जो है सस्ती हो जाएं। जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म माशाल्लाह हैंडसम बहुत हैं और हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म से लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं और अब जो है वो मेरे ख्याल से कि अब वो वक्त है कि उनकी उम्मीदें जो हैं उन पे पूरा उतरा जाए। अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक्शन बहुत हो गया, बातें बहुत हो गई, दावे भी हो गए, वादे भी हो गए, लेकिन अब इन पर अमलन काम होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन पर काम नहीं होगा तो यकीनन फिर आवाम जो है कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएगी शोएब। और जैसे जैसे आवाम सोचेगी वैसे वैसे नए नए तरीके भी आएंगे, नए नए अंदाज भी आएंगे और नए नए जोड़े भी आएंगे, नए नए सेम सेम कपड़े भी आएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। क्या बात है, आप पूरा जोड़ों की बात कर लें, यानी कपल के और ड्रेसेस की बात कर लेते हैं। जापान से खबर यह है कि जापानीज कपल है और उनकी मोहब्बत की बड़ी ज़बरदस्त सी दास्तान है। 37 ईयर से मैचिंग के कपड़े ये पहन रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और मज़े की बात है जापानीज़ जो कपल है इनका ये अंदाज़ सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूल है। 5,11,000 से ज़ायद इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और इनके इस अंदाज़ को वो खूब सराहते हैं। जापान ही क्यों रहें, हमारे अपने देश में ऐसी खूबसूरत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी ऐसे जोड़े मौजूद है। खैर अभी एक ही जोड़ा हमने जो है फाइंड आउट किया और उनको हमने अपने स्टूडियो में बुला लिया। हमने कहा कि भाई एक जैसे कपड़ों पर आपने इनाम मिलते तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे जोड़े से मिलवाएंगे जिन्हें एक जैसे रंग और डिजाइन के कपड़े पहनते 38 साल हो चुके हैं भाई। 38 साल एक लंबा अरसा है। मतलब मैं कहती हूँ जब दुकान पे जाते होंगे तो वो कहते होंगे भाई 2 पीस देना, बेगम ने भी पहनना है, मैंने भी पहना। खैर ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। कपल ऑफ फैसलाबाद मिस्टर एंड मिसेस नासिर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। और अच्छा जो गले में पहने वो भी सेम है, जाहिर बात है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कैसे है? कैसे है ये 37 ईयर से हम लोग कर रहे हैं और नासिर साहब के ज़हन में आया। हाँ। मैंने इसको फॉलो किया कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया। 37 ईयर्स, शादी को कितने साल हुए? 38। यानी शादी के 1 साल बाद आप लोगों ने 1 साल लगाया इसकी पूरी प्लानिंग में, सोचने में कोई ऐसा काम करें। और कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम टीम नया दिन। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से स्टार्ट लिया हम लोगों ने, फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो उसको देखते हुए बड़ी हिम्मत बादी होंगे ने बड़े रंगीन मजाज होने से। पंजाबी थोड़ी ऐसी टूटी बूटी से, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ लेकिन मुझे बोलने का बड़ा शौक है। तो ये जी रंगीन मजाजी हैगी है कित्थों आई? ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है ना, ਤੇ ਜ਼ਰਾ जुगतबाजी हो जाए। जुगतबाजी होती है कि किसी टाइम हम लोग घर से बाहर निकले, कोई ज़्यादा अफराद हो गए हैं तो गाड़ी एक है, तो फिर हम ये कहते हैं पीछे मंजी बांध लो। ये तो शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग हम मिलके करते हैं। कभी ऐसा हुआ अकेली आप गई हो शॉपिंग करने और आपने भी सेम ड्रेस लिया, फिर उन्हें पसंद ना आया और या आपके साथ ऐसा मामला हुआ? नहीं हुआ, नहीं कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इकट्ठे जाते हैं और पहले कपड़ा चूज़ करते हैं, कलर चूज़ करते हैं
उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। ओके। फिर वो सिलेक्शन होती है कि कैसी हो। और एम्ब्रॉयडरी मस्ट होती है हर ड्रेस की? मस्ट होती है। अच्छा, वैसे सजेस्ट ज्यादा कौन करता है, कि आप करती हैं, आप करते हैं कि भाई ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए? पहले मैं करती हूँ। हाँ। जब मुझे समझ नहीं आती फिर मेरी हेल्प ये करता है। बस Ladies इसके first अलावा वाला तीसरा सीन बंदा यहाँ पे कोई भी नहीं ऑन है भाई, खवातीन पहले हैं। तीसरा बंदा कोई नहीं है। ओके। खुद ही करते हैं। किसी इवेंट पे भी जाएं तो बड़े मजे के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते होंगे। बड़े अच्छे लोग सेल्फीज भी लेते होंगे दोनों के साथ। बेतहाशा, ये अभी देखे हैं सेल्फी। अच्छा नासिर साहब, आप इतने क्यों खामोश हैं? फैसलाबादी तो बड़े कोई ऐसे है भैया कि बोलने नहीं देते सामने वाले को। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो लिबास है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। यानी हम नहीं बोलते, हमारा लिबास क्या बात है। ये कॉपी भी होता है फैमिली में या किसी और जगह पे आप कभी देखते हैं? नहीं किसी ने कॉपी नहीं। क्योंकि हम नॉर्मली देखते जरूर हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इवेंट्स पे, कपल्स करते हैं, मेट भी कलर और स्टाइल। कलर्स का कर लेते हैं समटाइम, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हम लोग। आप लोग तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए ना कि इतनी माशाल्लाह हैवी एम्ब्रॉयडरी, और नासिर साहब ने भी ज़ाहिर उसको कैरी किया हुआ है। अच्छा, फैमिली में कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता हो, या लोग फैमिली वाले क्या आगे से कमेंट्स देते हैं इस चीज़ पे, या जब शुरू किया था तब क्या रिएक्शन था? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा था। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमेशा अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या होगा कि सदा ऐसे ही रहे हैं? ये रंगीन ऐसे कपड़े पहनते रहे, सेम। और हमारा जो दरमियान वाला बेटा है वो ये कहता है कि बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रोशन किया। वैसे बच्चों की ये सोच तो नहीं कि बच्चे भी बिल्कुल अब सोचें कि काफ़ी साल हो गए हैं अब हम भी ऐसा करते हैं कि मामा बाबा जैसे ही कपड़े बनवाएं, या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी बनवा लिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये उनकी तरफ से नहीं है या आपकी तरफ से नहीं है? नहीं, वैसे नहीं है। ओके। मतलब बच्चे जो है ऑन द जॉब हैं, तो जॉब जो है वो इस तरह की उनको इजाज़त नहीं देती कि इस तरह के काम करें वो। हम गलत काम कर रहे हैं। देखिए जुगत आ गई है, जुगत फौरन आ गई है। लग रहा है इस तरह ही ना जिद्दां ਅਸੀਂ गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब बच्चों, जैसे आपने कहा बेटा आपका माशाल्लाह एक जो तीसरे नंबर वाला बेटा, दरमियान वाला बेटा, वो ये कह रहा है कि जी आप उनके लिए बाइसे फख्र हैं, तो क्या वो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? मतलब जब उनकी शादी होगी तो वो भी अपनी बेगम को कहेंगे? शादी हो चुकी है माशाल्लाह, बच्चे हैं उनके आगे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, वो भी ये चीज़ लेके चल रहे हैं? नहीं। अच्छा, मतलब अब आप दादा दादी हैं तो वो पोता पोती क्या कहते हैं? वो खुश होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और अगर इस चीज़ को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए एक प्लेटफॉर्म के थ्रू या कुछ भी ऐसा, तो वो आप क्या समझती हैं कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे कि हमने देखा कि जापान का जो जोड़ा था, फैन फॉलोइंग उनकी थी, तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या चीज़ है? देखिए, एक हम लोग अपने कपड़ों से मैसेज देते हैं प्यार मोहब्बत का, ठीक है, और ये हमारे इस्लाम में भी है, प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी हमारे लिए। हम जो कुछ करते हैं अपने बिहाफ पे करते हैं, चाहे वो हमारा 10,000 का जोड़ा है, चाहे वो 20,000 का जोड़ा है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, बड़ी इजाजत ली है मोहब्बत से उन्होंने, ये होते हैं जबरदस्त है हस्बैंड्स। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा, कोई एक मिसाल? हकीकत है, एक नहीं 20 मसाले हैं कि लोग ना हमारे ना गोडों को पकड़ लेते हैं आके कि आपकी वजह से हमारे घर की चिकड़ चूं या चिड़चिड़ाहट जो है ना वो लड़ाई होता है ना, फौरन गोडों का लगे मुर्शद। हाँ, ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, पैरों में बैठ जाते हैं आके। तो बताएं हमें, बीवी ऐसे करती ऐसे करती, मैं कहती कुछ अपने आप में भी पैदा करो। बिल्कुल, ये सिर्फ बीवी का नहीं होता काम, कि बीवी हर दफ़ा लड़ाई ये करे, मियाँ का भी है। तो अब ऐसी एक फैमिली हमें मिली, तो उसका जो मेल था, तो वो नासिर साहब से कहता कि जब मैं घर जाता हूँ ना तो वो खाने को पड़ती, तो नासिर साहब तू काम ही ना इदा दे कर। कमाल नासिर साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने जुमले में बता दिया, कहते तू काम ही ना इदा दे कर, ऐसा मौका ही ना फराहम करो कि लड़ाई हो। ये तो आपने बड़े अच्छा, रात को कहते हैं जो तू 2:30 बजे आएगा तो वो तो लड़ेगी,
ये कहाँ से आए हो? नासिर साहब मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एड्रेस करें, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है ये कपल्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा। क्योंकि हमने अगर आपसे फैसलाबाद की अगर हम बात करें, हमने 2-3 हफ्ते पहले वहाँ से बाकायदा खबर शेयर की कि इतने वहाँ पर निकाह नहीं हो रहे जितनी वहाँ पर तलाक़ें हो रही हैं। तलाक़ की शरह में फैसलाबाद में इजाफा, ठीक है पूरे मुल्क की सूरत शायद ऐसी हो, बट हमने फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात की थी। तो ये तो बड़ा अच्छा मैसेज आप देते हैं, कपल्स आपके पास आते हैं, अपने मसाइल आपसे शेयर करते हैं, बट आपको जनरली भी आइडिया तो है कि मसाइल क्या हैं कपल्स के? असल बात ये है कि जब मुझे ना कई सवाल करते हैं कि प्यार मोहब्बत की या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मैं कहता हूँ कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। जब निकाह होता है तो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के हम एक अहद करते हैं, ठीक है। जो तो उस अहद पे कायम रहता है ना वो कामयाब हो जाता है, बेशक। जो इस अहद के कामयाब वो नहीं रहता वो और ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो। मेरा ख्याल है ये बात आजकल ऐसे भी है शायद कि आजकल के लड़के और लड़कियां लव मैरिज को अहमियत देते हैं, पेरेंट्स को पीछे छोड़ते हैं, तो वो शादियां इतनी कामयाब नहीं होती। ये बहुत प्यारी बात आपने की है, ठीक है लव मैरिज करें लेकिन पेरेंट्स का कंसेंट साथ लेके चले, क्योंकि दो खानदानों का मिलाप है। उसमें ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो उनको तजर्बा है ज़िंदगी का, ठीक है। वो अगर बेटी के माँ बाप हैं तो लड़के को अच्छे से देखेंगे, लड़के के माँ बाप है लड़की को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जब उनकी जोड़ी बनेगी तो उनको भी पता होगा कि हमारे बड़े इसमें शामिल हैं। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा ना, नहीं इन्वॉल्व करते पेरेंट्स को, बस डिसाइड कर लिया आके बस पैगाम दे दिया। यही चीज़ है ना, यही हमारे यहाँ शरह की जो तलाक की जो शरह है वो इसी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो शुरू से ही दिलों में थोड़ी सी नफरतें कह लें, रंजिशें हो जाती हैं। फिर एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया कि शादी के फौरन बाद अलग हो जाना है, पहले ऐसे नहीं था। ऐसे नहीं, हमारी अम्माओं ने जो टाइम गुजारा है सासों के साथ रहना है, बिल्कुल गुजारा है, गुजारा वो टाइम होता है जब आपकी बॉन्डिंग होती है फैमिलीज के साथ। और जो बड़े हैं वो अगर आपको लेके चलते हैं वो आपको ऊंच नीच सब समझाते हैं। ये ना कहें कि ससुराल हमेशा से गलत ही होता है, ससुराल हमेशा गलत नहीं होते, बहुत से अच्छे भी होते हैं इकट्ठे रहने से। और अगर आप में इस तरह की कोई बात है कि आप अपने ससुराल को लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि लड़की का 1 साल थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। नहीं समझाने वाला हो ना हमारे जैसा, आप जैसा हो तो क्या बात है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में माशाल्लाह हैं, दो बेटियां हैं। ये जो मुस्कुराहटें हैं और ये देखो ना, आप अल्लाह करे या माशाल्लाह कहते हैं, ये एक इबादत है। हमारा लिबास देख के किए ना आपने, बिल्कुल ये इबादत हो जाती है। आप लोगों की मोहब्बत देख के कर रहे हैं, ये मोहब्बत है जो नजर आ रही है। ऐसे ही कायम व दायम रहे, ऐसे ही हर कपल के दरमियान मोहब्बत, फिर जोड़ों में कोई दर्द नहीं होता। मुझे बताएं कि आजकल जनरली ये देखा गया है, ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं कपल्स में, स्पेशली शादी के 1 साल बाद या कुछ महीने बाद, इसमें एक एलिमेंट होता है कि सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, समटाइम्स ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं इस चीज़ को समझती हूँ, क्योंकि ये जो हमारे ड्रामाज हैं वो देखते हैं हम लोग, बच्चियाँ उसको बहुत फॉलो करती हैं, उसमें हम लोग उस चीज़ को ना नेगेटिव दिखाते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाते। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि अगर लड़की शादी होके आती है तो अगर वो अपना बैक यानी अपने मेके से उतना राब्ता नहीं रखती, वो कामयाब है। पहले ड्रामे होते थे ना, सबक अमोज होते, वो समझने वाले होते थे, सबक होता था, वाले होते थे। अब नहीं है वो। अब तो उसकी लड़ाई उससे हो गई, उसकी लड़ाई उससे हो गई, सास ऐसी हो गई, नंद ऐसी हो गई। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ड्रामों में कि एक से तलाक ली, उसी घर में दूसरी शादी और साली और साले में जो रिश्ते थे, हमारे मुआशरे को फिर सिखा रहे हैं ये चीज ना। अच्छा, मैं वो दरमियान में एक बात कही थी, नासिर साहब इतनी संजीदा बात भी इतनी प्यार से करते हैं, ऐसे देखें ऐसे ना, हस्बैंड शुड बी लाइक हिम। यही वजह है ना, यही तो वजह है कि हम कायम हैं इस वक्त तक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई बात भी मनवानी है तो इतने प्यार से कहते हैं बेगम आज ये पका दें, तो बेगम भी कैसे ना माने फिर? पकाने का मसला नहीं, इसको खुद ही पता होता है कि मुझे क्या पता होता है इन्होंने क्या खाना है और किस तरह है। या खाते भी बिल्कुल एक ही चीज़ है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपके दिन मेरा आज ये दिल नहीं कर रहा, आज कुछ बाहर से खाना है, मैंने कुछ और खाना है, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और ऐसे कभी उससे होता है कि आपके मेरा ये खाने का दिल है, नासिर साहब के नहीं मैंने तो ये खाना है, या नहीं, वहाँ पर भी मोहब्बत है, एक चीज़ ही खानी कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और अगर कोई रूठ जाता है तो मनाता कौन है? पहल कौन? यही रोना, मनाता कोई नहीं। फिर कैसे दोबारा पैचअप कैसे होता है? ऐसे ही हो जाता है, 1-1.5 मिनट की लड़ाई होती है, उसके बाद लड़ाई किस बात की होती है? बस है भाई,
क्या बात है, मतलब सीरियस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ एक आपसे ना इंडिविजुअल एक मैसेज लेंगे हम, स्पेशली जो जिनकी अभी शादी हो रही है, जिनकी अभी शादी हुई है, बिल्कुल इस नए सफ़र का उन्होंने आगाज़ किया है। फॉर इंस्टेंस कोई कपल आपके पास आकर कहे हमें कोई अपनी ज़िंदगी से एक सबक दीजिए, तो प्लीज़ वो क्या होगा आपसे अगर मैं पूछूं मिसेस नासिर, क्या होगा वो सबक? उसमें मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी शादी होती है ना, तो अपने मियाँ से सबसे पहले कि कोई बात ना छुपाएं और उससे झूठ ना बोले, यही सबसे बड़ी बात है। ज़बरदस्त। उससे कोई बात ना छुपाएं और उसके साथ झूठ ना बोले, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मियाँ एक दफ़ा डांटेगा, 2 दफ़ा डांटेगा, जब उसको पता चलेगा बीवी ऐसी है, फिर वो नहीं करेगा। सर बीवी कहे ना तो चुप रहना चाहिए, वो पंजाबी जी कहते होंगे ना, एक चुप 100 ਨੂੰ ਹਰਾਵੇ। यही आपका मैसेज भी है तमाम शोहरों के लिए, चुप रहा करें, एक चुप 100 ਨੂੰ ਹਰਾਵੇ। 100 वही ना, अगर मैं बोलूं तो ये चुप है, ये बोले तो मैं चुप। हाँ, ये बात ज़्यादा मुनासिब है सर, इस बात ज़्यादा मुनासिब है। आप सारा क्रेडिट नासिर खुद ही लेके जा रहे हैं, बीवियों को कहेंगे सिर्फ शौहर को चुप होना है। समटाइम्स शौहर बोल रहा है तो बीवी भी चुप हो जाए, कोई हर्ज नहीं। ओके, अन्ना का मसला ना बनाए, ना का मसला लचक होनी चाहिए ना, तभी रिश्ता चल, क्योंकि इतना नाजुक रिश्ता है। एक साथी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ क्यों ना नाराज करते हैं ना? क्या बात, नाराज नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ये मोहब्बत कायम रहे और ये महले फूले, और जो और कपल्स हैं वो भी इस चीज़ से सीखें, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे कोई और मामला हो, खाने पीने के मामला भी हो सकते हैं कि अगर एक को कोई एक चीज़ पसंद है तो दूसरा भी कहे आज चले यही खा लेते हैं। मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें कायम रखिए और सच पर रिश्तों को कायम कीजिए। यही मैसेज हमने इनसे लिया और बहुत खूबसूरत मैसेज इन्होंने हमें दिया। बिल्कुल, और हम इनकी आवाज़ बने, हम एक और उसकी खबर की भी आवाज़ बने, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। प्रोग्राम नया दिन बना अक़लियती बिरादरी के गरीब और माजूर नौजवान की आवाज़। MA पास अर्जुन हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स है। अर्जुन की खबर नशर होने पर ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी ने उन्हें नौकरी दे दी है। कितना एहसन कदम है ये हमारे प्लेटफॉर्म से भी, और उन्हें नौकरी दी गई है, ये भी एक बेहतरीन है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। इमरान आसिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, अपने नाज़रीन को हम वो दिखाते हैं। नया दिन ने आवाज उठाई तो अर्जुन की मेहनत सबको नजर आई। सादकाबाद के MA पास अर्जुन की बिलाखिर सुन ली गई। जूतियों की मुरम्मत करने वाले नौजवान को ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में नौकरी दे दी गई। समा न्यूज़ वालों ने मेरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की और अपने चैनल पे चलाई। वो वीडियो नशर होने की वजह से बहुत जगह पर पहुंची और VC साहब ने भी मुझे जॉब की ऑफ़र की, और आज मैं VC साहब की यूनिवर्सिटी में बैठकर यहाँ पर लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा हूँ। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी सलमान ताहिर ने भी अर्जुन की आवाज़ बनने पर समा का शुक्रिया अदा किया। मैं समा TV का और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। अर्जुन जी जो कि MA इंग्लिश था और कई जगह पे उसने जॉब अप्लाई की, उसको नहीं मिली। जब ये देखा तो हमने सोचा कि वाई नॉट इसको हम जॉब ऑफ़र करें, तो यूनिवर्सिटी में उसको लाइब्रेरी में हमने एक पोजीशन दी है जहाँ बैठ के वो अपनी रोज़ी कमा सकेगा। बिलाखिर अब अर्जुन घर वालों का सहारा बनने के लिए निकल खड़ा हुआ है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों को ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया गया आला कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जा रहा है। हमने चंद महीने पहले भी इससे मुतालिक बात की थी कि उस वक्त भी कुछ बच्चों को लगाया गया था और उसका जो पूरा मैकेनिज़्म था वो शेयर किया था कि कैसे दरख्वास्तें मौसूल होती हैं और फिर एक मैकेनिज़्म है, उसके तहत बच्चों की असेसमेंट और फिर उनको कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जाता है। अब तक 100 बच्चों को ये डिवाइस लगाई जा चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 3 बच्चों का मुल्तान में ऑपरेशन हुआ था। तो आज हम एक बच्चे से भी मुलाकात करेंगे, उसकी वालिदा की क्या तासुरात हैं जब वो देखती हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट हो चुका है और अब बच्चा सुन सकता है। ज़ाहिर सुनेगा, सीखेगा तो बोल पाएगा। और जो ये काम कर रहे हैं यानी पाकिस्तान बैतुल माल, उनसे भी हम बात करेंगे। यानी MD पाकिस्तान बैतुल माल ऑन अब्बास पब्बी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ऑन साहब, आपको भी वेलकम करेंगे हम इस शो में, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, 100 ऑपरेशंस हो चुके हैं, गुज़श्ता रोज़ भी 3 ऑपरेशंस हुए थे मुल्तान में। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आपको मौसूल होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट हो। थोड़ा सा मुझसे शेयर कर सकते हैं कि कितनी दरख्वास्तें अब तक मौसूल हो चुकी हैं? बिकॉज पहले ये मामला रोका गया था कि दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो टोटल दरख्वास्तें कितनी आ चुकी हैं? और इस साल 2020 का इख्तिताम आपका अंदाज़ा क्या है, कितने ऑपरेशंस हो जाएंगे? जी, थैंक यू वेरी मच।
जैसे कि आप बता रहे थे, ये एक बहुत डिमांडिंग किस्म की एक ऑपरेशन और ट्रीटमेंट है जी, और डिमांडिंग भी है और महंगा भी है। जैसे कि आपको पता हो कि इस वक्त जो सबसे सस्ता या इकोनॉमिकल आला जो है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जिसको मेडल कहते हैं प्रॉब्ली, या यूरोप से भी आ रहा है, वो $10,000 का है जी, विच इज़ ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 16 लाख रुपए की इसकी मालियत बनती है। अब मैं भी समझ सकता हूँ कि एक आम सफ़ेद पोश आदमी भी जिसके घर में ऐसा बच्चा हो, वो यकीनन ये इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान बैतुल माल ने पिछले साल ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। हमने मुख्तलिफ हस्पतालों के साथ MOU साइन किए थे। उस वक्त हमारा प्लान ये था कि हम 100% फाइनेंस करेंगे। फिर लोगों की डिमांड देखते हुए हमने फैसला किया था पाकिस्तान बैतुल माल इसमें 10 लाख चिप इन करेगा और बाकी के जो ऊपर पैसे हैं वो हस्पताल वाले अपने CSR बजट में से देंगे। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि मुल्तान में हमारा ये मुख्तार शेख हॉस्पिटल है, मैं इस वक्त हस्पताल में बैठा हूँ। मैं सुबह आके आज उन बच्चों से मिला और उनके वालिदैन से भी मिला। अब उन बच्चों को ऑब्वियसली बाकी पेमेंट हस्पतालों ने की और हमने उसमें अपना हिसाब डाला। 3 ऑपरेशन ये हो गए। इस वक्त टोटल जो पाकिस्तान में ऑपरेशन हो चुके हैं या होने वाले के प्रोसीजर में है वो तकरीबन 100 के करीब है। हमारा टारगेट है 31 दिसंबर तक 150 ऑपरेशन मुकम्मल करने का। जो लिस्ट एप्लीकेशन हमारे पास इनिशियल फर्स्ट फेज में जो आई थी वो तकरीबन 1000 बच्चों की थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा डिमांड थी तो हमने एक फैसला और किया कि शायद 1000 से ऊपर ऑपरेशन कराना अगले 1 या 1.5 साल में मुकम्मल ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक नेशनल रजिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए जिससे ये एहसास हो सके कि पाकिस्तान में इसमें कितने बच्चे हैं जो इस इलाज के लिए इसकी डिमांड ज़रूरत कितने बच्चों को है। आपको शायद ये जान के बड़ी हैरत होगी कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 32 मिलियन के करीब 3.5 करोड़ लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको वो डेफ एंड डम्ब पैदा होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कज़न मैरिजेस भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्वैक्स की दवाइयाँ इस्तेमाल करना है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से कान की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और साउथ एशिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर 20 में से तकरीबन एक बच्चा जो है ना वो डेफ एंड डम्ब पैदा हो रहा है सिर्फ इस गलती की वजह से। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत है। तो हमने फिर नेशनल रजिस्ट्री खोल दी है, दोबारा बच्चों की एप्लीकेशनें आने स्टार्ट हो गई हैं। हम दोबारा इस वक्त 1300 पे जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगर ये इस तरह हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पाकिस्तान बैतुल माल के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेब पेज के ऊपर लगा है, अगर ये कॉन्टिन्यूसली हमने खोला रखा तो इसी साल के अंदर और कम से कम 5000 एप्लीकेशनें आ जाएंगी। तो इसलिए मेरी ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट, क्योंकि देखें गवर्नमेंट एक लेवल तक जा सकती है, 10 लाख का इलाज कराने के लिए भी एक बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना पड़ता है। मेरी बल्कि आप लोगों की तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट भी होगी कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानियों से कि अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मकसद है, एक बच्चे की ज़िंदगी तब्दील करना, देखें पूरी फैमिली की लाइफ तब्दील करना है, आप इस मकसद में बैतुल माल के साथ आइए। हम आपको बच्चा आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पेरेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी ऑक्यूपेशन कि वो ड्राइविंग करता है, वो दिहाड़ीदार मजदूर है या किसी के घर में काम करता है। आप अपने शहर के, अपने इलाके का बच्चा चुन लीजिए और अपने अस्पताल जो कि करीबी अस्पताल है, आप डायरेक्टली पेमेंट करके उस बच्चे का डायरेक्टली इलाज करवा के उसको कॉकलियर इम्प्लांट का ये जो आला है वो लगवा के दे सकते हैं। और इस आले की मदद से आई कैन एश्योर यू दैट, ये जस्ट मैं आपकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसमें 95% चांस है कि जिसको ये आला लग जाए वो बच्चा सुनना शुरू कर देता है अगर 5 साल की उम्र से नीचे लग जाए, और अगर वो सुनना शुरू कर दे तो वो बोल भी सकता है। आप खुद सोचिए कि एक जो बच्चा ना बोल पा रहा, ना सुन पा रहा है, उसकी जिंदगी, और एक जो बच्चा कंप्लीटली बोल पा रहा है उसकी जिंदगी में कितना बिल्कुल आपने जिंदगी की बात की। कौन सा मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि तब्दील हो जाती है जिंदगी, माँ बाप की भी और उस बच्चे की भी, तो एक तब्दीली अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। अब्बू लाए मोटर कार जिसके नीचे पहिए 4 चाबी से वो चलती है, चाबी से वो चलती है, बूम 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 करती है, बूम 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 करती है, बूम बूम करती है। आगे जाए पीछे आए, दाएं बाएं घूमे, अब्बू लाए मोटर कार जिसके नीचे पहिए 4 अब्बू लाए अल्फाज नहीं है महक, अल्फाज नहीं है। वीडियो देखने के बाद
इतनी खूबसूरत वीडियो, मैं वाकई एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हो रही है एक बच्चे को बोलता देखकर। ये वो बच्चा जो कि पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम था, लेकिन पाकिस्तान बैतुल माल ने उसका हाथ थामा और उसके बाद आज देखिए कि वो बच्चा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सुन रहा है। ऑन साहब, मुझे प्लीज़ आपके रिएक्शंस जानने हैं। अभी भी आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ऐसे बच्चे ऑपरेशन के बाद जब वो बोलते हैं, वो खुशी बयान की नहीं हो सकती। मैं सीरियसली बताऊं जी, इस चीज़ से हट के कि मैं मतलब चेयरमैन बैतुल माल हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक वालिद भी हूँ, एक बेटा भी हूँ। हर रिश्ते के हवाले से मेरा एक रिश्ता होता है इस दुनिया के साथ भी। अभी ये जो आफात जिसकी आपने बच्चे की बात सुनाई, आफान जिस बच्चे की आपने आवाज़ सुनाई है, इसका ताल्लुक एबटाबाद से है। इसका ऑपरेशन पिछले साल हुआ था और ये 1 साल के बाद इतना बोलना शुरू हुआ है। जब इसका पहला ऑपरेशन हुआ तो मैं वहाँ पे सीडी हॉस्पिटल गया भी था इसको मिलने के लिए। अब इसकी शक्ल और इसकी गुफ्तगू में जो आप देख रहे हैं चाशनी, आई विश के मतलब हर वो माँ, हर वो बाप जिसके घर इस तरह का बच्चा हो, आई विश के अगर जो सुन नहीं पाता था हम वहाँ तक पहुँच सकें और उसको ये खुशी प्रोवाइड कर सकें। हम क्या किधर जाके शायद अपनी इबादतों में शायद अपनी जन्नत ढूंढते होंगे, शायद इबादत यही होगी जिसमें शायद ये बच्चे की आवाज़ जिससे अल्लाह और रसूल उसका नाम निकलेगा, शायद हमारी पुल सरात पे यही बच्चा हमें क्रॉस करवाएगा। इतनी अल्फाज है मेरे पास। ठीक, तो ऑन साहब, ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है, इसको क्या वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया जा रहा है? ऐसा भी कोई प्लान है आप लोगों का? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूँ शुरू में क्योंकि इसकी डिमांड हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी एफिकेसी क्या है। आज से कोई 1 हफ़्ता पहले मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर लेटर आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल पहले कैबिनेट में डिसाइड भी किया था कि हम जो फेटल डिजीज़ हैं, फेटल डिजीज़ से वो मुराद है कि वो इम्प्लांट्स या वो ट्रांसप्लांट्स जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर आ सकता है। उस हवाले से उन्होंने कहा था कि इस पर आप हमें ब्रीफिंग दी जाए। अब इसको हमने एहसास में पहले भी डाल दिया था। अब गवर्नमेंट फंडिंग जो है ना वो बाकायदा हमें इसमें होने लगी है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट और इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर की डिजीज, कैंसर के पेशेंट्स के लिए, जिसमें फिर ये कॉकलियर भी आ जाएगा और फिर किडनी ट्रांसप्लांट है। ये 4 मेजर जो बीमारियां हैं, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से अभी तक कोई फंडिंग नहीं थी। अब हमने प्लान किया कि बैतुल माल के प्लेटफॉर्म से इन 4 बीमारियों को शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइस की जाएगी, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा जाएगा। जब मेरी पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी फेटल डिजीज़ के हवाले से, मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको प्राइम मिनिस्टर का विजन बता दूँ। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि ये ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करो जिसमें कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो कि पिछली हुकूमत में 18 से पहले सारा डिस्क्रिशन इन 2 ऑफिस के पास था, इनके पास नहीं होना चाहिए। इसका इख्तियार तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाओ जिसमें लोग इनलाइन आएँ, क्यू में आएँ, अपनी बारी के साथ जाएँ और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो और बहुत ट्रांसपेरेंट निज़ाम हो और किसी भी जगह पे तुम किसी शख्स को क्यू से ना निकाल सको। हमने वो प्लान पूरा डिवाइस करके पीएम ऑफिस को नेक्स्ट वीक सबमिट कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह जनवरी में हमें उसके लिए फंड्स मिल जाएंगे, फिर हम उसकी एप्लीकेशन भी मंगवाएंगे। बट कमिंग बैक टू द कॉकलियर इम्प्लांट, इसकी अपने आले के हवाले से भी जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन है, मैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आज मुल्तान में जब मैं यहाँ बैठा था मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में, यहाँ जो बच्चे आए हुए थे, जिस किस्म के बच्चे थे, अब 10 लाख पाकिस्तान बैतुल माल दे रहा है, बाकी कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल की तरफ से। तो एक जो शख्स बैठा था वो ड्राइविंग करता था किसी शख्स, उसकी तनख्वाह भी उसी तरह दी जिस तरह आपने आफान को सुना। आफान का जो वालिद है अब्दुल हमीद, वो एबटाबाद में मजदूरी करता है दिहाड़ीदार। तो जिस शख्स का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ वो जंग में एक ड्राइविंग करता है जिसकी तनख्वाह भी शायद 8 से 8.5 हज़ार रुपये थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड इन लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए पाकिस्तान बैतुल माल का किरदार और इन हॉस्पिटल का किरदार बहुत अहम हो सकता है। और एक चीज़ और, ये ऑपरेशन 95% इसकी जो सक्सेसफुल रेट है उस वजह से ये इतना कामयाब है कि शायद बाकी ऑपरेशन से या बाकी जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें से सबसे जो बेहतर ट्रीटमेंट है जो बैतुल माल सपोर्ट कर रहा है वो कॉकलियर इम्प्लांट है। क्योंकि जो 5 साल की उम्र में जिस बच्चे को कॉकलियर लग जाएगा, आप खुद सोचो उसकी 50 साल या 60 साल जितनी बकाया जिंदगी है वो कितना एक तामीरी किरदार अपनी फैमिली के लिए और इस फैमिली के लिए, मुल्क के लिए, नेशन के लिए। बेशक ऑन साहब, थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे और आपने क्लियरली बताया ट्रांसपेरेंट सा निज़ाम है। जो क्यू में लगेगा उसको उसी के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बाद में आएगा और उसको पहले सर्व किया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑन तो हैं बट ज़ाहिर है लिमिटेशंस हैं, इस इदारे की लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट के। एट द सेम टाइम जो मुखैर हजरात उनको ताउन ज़रूर करना चाहिए ताकि जो एक बड़ी तादाद है इन बच्चों की वो जल्द से जल्द कॉकलियर इम्प्लांट के बाद सुन सकें, बोल सकें। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब वंस अगेन। तो श्रेफ, दुनिया में बहुत सारी जुबानें बोली जाती है, जिसमें से सबसे अच्छी जुबान होती है मोहब्बत की, प्यार की जुबान, कि आप दूसरों को प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं। पाकिस्तानी जहाँ पर हो अपना लोहा ना मनवाए, ऐसा तो नामुमकिन है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी कहीं और वो बताए ना कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने किया, जिनकी तारीफ़ें पूरा अरब मीडिया कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। हुसैन सैयद साहब को, वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन 10 ज़ुबानों पर दस्तरस है और यही दस्तरस उनकी मकबूलियत की वजह बनी है। उर्दू हो जाए, अंग्रेज़ी हो जाए, पश्तो, अरबी, फ़ारसी और चीनी समेत 10 ज़ुबानें बोल सकते हैं। आप कौन कौन सी ज़ुबान बोल सकते हैं? उर्दू। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में नहीं, सुन लेना। उर्दू। अच्छा। उर्दू। हाँ। उर्दू ते फिर थोड़ी सी पंजाबी। अच्छा। ते टुट्टी फुट्टी अंग्रेजी। नहीं, इंग्लिश तो अच्छी है। अच्छा। वो उसमें मसला नहीं है। खैर, ये हम शुएब से बाद में इनका इंटरव्यू लेंगे, पहले हम हुसैन सैयद साहब से। चलिए हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आपकी तारीफ़ें तुमने बहुत सुन ली। मुझे थोड़ा सा बताएंगे, जो 10 की 10 ज़बानें आपको आती हैं, ये आपने टैक्सी चलाते हुए सीखी हैं, लोगों से मिलजुल कर ही सीखी हैं? जितने आपके यूज़र्स थे गाड़ी के, उनके साथ बातचीत करने के बाद सीखा आपने? जी, मैं शुरू में जब आया टैक्सी में तो पहली ज़ुबान जो मैंने सीखी तो वो फिलिपिनो ज़ुबान थी। ओके। जो कस्टमर के साथ थोड़ा करके जब भी मैं बोल लेता था तो यानी उन्होंने बहुत हेल्प भी की और वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते। अच्छा। उसके अलावा मैं जो भी चीज़ से पूछता था तो अक्सर मैं उसको लिखता रहता था। ओके। तो जैसे हमारे पैगम्बर का हदीस भी है कि अगर तुम इल्म को महफूज करना चाहो तो उसको लिखो। तो वही एक चीज़ जो है ना वो मैं करता था, वो अक्सर लिखता रहता था, फिर उसको दोबारा पढ़ा के प्रैक्टिस करके वो मैं सीख जाता था। लिखना बहुत ज़रूरी है, हम आपसे सीख पा रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, जो भी नई चीज़ आपने सीखनी हो। मुझे ये बताएं कि जो आपने सीखा, यानी जो पहली ज़बान भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, फिलिपिनो, ये भी आपने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से बात करके सीखी? कोई स्पेशली कहीं जाकर, कहीं बैठकर किसी से सीखा नहीं स्पेशली? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ कस्टमर से सीखा। तकरीबन 9 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। ओके। और थोड़ा करके हर दिन, एक हफ्ते में कोई एक जुमला, तो मतलब थोड़ा करके 9 सालों में बहुत कुछ सीख गया। ज़बरदस्त। अच्छा हुसैन साहब, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। रोज़गार की तलाश में मुल्क से बाहर आप कब गए और आपने कब सफ़र का आगाज़ किया? अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? आगे क्या प्लान है? क्या लोगों को ज़ुबानें सिखाने के लिए कोई एकेडमी भी चलाएंगे आप, या कोई यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को ये तालीम देंगे जो कि आपने इल्म हासिल किया वो लोगों तक भी पहुँचाएंगे? जी, मैंने 2006 में जब भी मैं मैट्रिक किया तो उसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया, जो कि मुश्किलात बहुत थे, लेकिन फिर भी दाखिला लेने के लिए फैमिली वाले राज़ी हो गए। बदकिस्मती से कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जिसके वालिदैन चाहते हैं कि वो तालीम हासिल कर ले, लेकिन लड़का जो है ना वो नालायक होते हैं और वो स्कूल जो है ना वो छोड़ जाते हैं। और बदकिस्मती से मेरे साथ इसके उलट हुआ। जब मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूँकि बस कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे और फैमिली वाले जो थे वो क्या कह रहे थे कि बस आप छोड़ के दुबई चली जाएं। ओके। तो डॉक्टर बनने का शौक था, तो बस वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। बदकिस्मती से मेरी वाइफ को भी मैं 2005 में शादी करके तो उसके कुछ महीनों बाद ही मेरी वाइफ का मतलब हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद मालूम हो कि उसकी दिल की बीमारी है। अच्छा। फिर मैं उसकी इलाज कॉलेज के लिए भी, मतलब मेरा भाई इधर था लेकिन उसकी सैलरी जो थी वो इनफ नहीं थी, तो इसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और इधर आके फिर काम शुरू किया है वॉचमैन की। तो वॉचमैन का काम जो है ना वो मैंने 5 साल तक वॉचमैन की नौकरी की। उसके बाद फिर 9 साल चला रहा हूँ। 5 साल वॉचमैन और फिर 9 साल टैक्सी। और टैक्सी वॉचमैन भी ज़ाहिर है बहुत टफ़ जॉब है, और अगर हम टैक्सी की बात करें तो हुसैन ये भी बहुत टफ़ जॉब है इन UAE कि 24 घंटे आपको गाड़ी चलानी है, 24 घंटे फिर रेस्ट है। ये बहुत टफ़ ड्यूटी है। असल में टैक्सी चलाना जो है ना ये इंतहाई, मतलब एक तो टेंशन का काम है। काम का टेंशन अलग से काम नहीं है, काम को ढूंढना पड़ता है। और दूसरा फाइन्स वगैरह ये अलग से आ जाते हैं, और हर कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मतलब अखलाक की वजह से मुझे अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, सिवाय एक कंप्लेंट के 9 साल में। ओके। तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उसको तंग कर लेते हैं, उसको फिर बुला के उधर उसकी इंक्वायरी होती है।
अच्छा। तो मुश्किलात बहुत है, लेकिन फिर भी बस क्या करे, काम तो करना है अपने बच्चों के लिए, तो काम तो करना ही। हाँ, अच्छा हुसैन साहब, अब तो आप मशहूर हो गए हैं ना, अब तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और आप नया दिन पे भी आ गए हैं, तो नया दिन से आप और ज्यादा मशहूर हो गए हैं। तो जिंदगी का आगे प्लान क्या है, क्या करना चाहेंगे आगे जिंदगी में, कुछ सोचा है? असल में मैं जिंदगी में तो बहुत सारी मतलब उम्मीद इंसान की वैसी भी मतलब जुड़ी रहती है, लगी रहती है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को मतलब दिल जान लगा के उसको पढ़ाऊंगा। सबसे मेरी जिंदगी का जो बड़ा मकसद है वो यही है। और इसके अलावा कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं जहाँ तक गरीबों का मतलब अगर मेरे हाथों से कुछ उसकी मदद हो सके तो जाना इंशाल्लाह उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर। आपकी अपनी ज़िंदगी इतनी टफ है, लेकिन उसके बावजूद आप गरीबों का सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा ख्याल, ये बहुत अच्छी सोच है। जी, मैं आपकी वसातत से अगर ये बात मेरी आला हुकाम तक पहुंच जाए, मेरी तरह ऐसी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होंगे कि जो मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उसको फाइनेंशियली मतलब उस प्रॉब्लम होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे सेल कायम करे कि जिसमें गरीब जो लायक बच्चे होते हैं उसकी पूंछ हो और वो अपनी मतलब उसकी जो पढ़ाई का जो जिम्मा है वो हुकूमत उठा सके और वो उसे वो फायदा हासिल। सही। हुसैन साहब, मैं देख रही हूँ आपकी आंखें नम है, दिल में क्या है, बोल दें आज जो दिल में है। हुसैन साहब, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं कि सर वो अल्फाज में जो है ना वो बयान नहीं कर सकती। इंतहाई मतलब है अब दीदा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि बहुत दिल में जो है ना दर्द भरा हुआ है, क्योंकि मैं उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था मैं अपनी कौम और मिल्लत के लिए मतलब, लेकिन बस बदकिस्मती से इधर आना पड़ा। हुसैन भाई, आप कौम और मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते थे। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम आप पे फख्र कर रही है। आप उस जगह पे बैठ के आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, मतलब कि कोई अल्फाज हमारे पास भी नहीं है। जब हमने ये पोस्ट देखी तो हमें फख्र हुआ, हमारे सर फख्र से ऊंचे हुए कि भाई हमारा पाकिस्तानी भाई एक उस जगह पर जाके पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का नाम रोशन करा जहां पर टैक्सी चलाना शुएब के जैसे शुएब भी बताते हैं इंतहाई मुश्किल है। बच्चे हैं आपके, आपने बच्चों के लिए क्या सोचा है, उनके लिए आगे क्या करना है? जी इंशाल्लाह, बस वो मेरी कोशिश तो यही है कि वो मतलब कौन फील्ड मतलब वो चूज कर ले तो मैं उसको आखिरी दम तक उसको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हुसैन, मेरी कोशिश यही है कि मतलब वो उसका जो दिल में जो अरमान होंगे इंशाल्लाह मैं उसको पूरा। और आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आप दिल की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपकी ख्वाहिश थी बचपन से, वो तालीम की हो, वो डॉक्टर बनने की हो, वो मुल्क की खिदमत करने से मुताल्लिक़ वो जज्बा हमें आपके अल्फाज से नज़र आता है। और ज़ाहिर है यही सोच है आपकी कि जो बच्चों की ख्वाहिश हो, वो चाहे पढ़ाई से मुताल्लिक़ हो, वो चाहे जॉब से मुताल्लिक़ हो, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ से मुताल्लिक़, आप चाहते हैं कि आप पूरी सपोर्ट करें। लेकिन फिर भी जब आपकी आंखें नम होती हैं तो मुझे लगता है ये, मैं महसूस करता हूँ ये कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप बाहर मौजूद हैं, क्योंकि बाहर की लाइफ बहुत टफ़ है, बाहर की जॉब्स बहुत टफ़ हैं, बच्चों से दूर रहना आसान नहीं होता। बच्चों की खातिर हैं लेकिन दूर हैं, ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, बस अपनी कौन चाहता है कि मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के वो अब्रॉड जिंदगी गुजार लें, लेकिन बस मजबूरी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी कराती है। तो हमें फख्र है कि मतलब अगर हम तकलीफ में है भी तो भी हम हमारी वजह से हमारे अहले खाना जो है ना वो कम से कम सुकून का सांस तो ले रहे हैं ना, तो इस पे हमें फख्र है और हम ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हुसैन भाई, आपके बच्चे कितने हैं और आपका ताल्लुक कहाँ से? और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आपके इस अज़्म को सुन रहे हैं, मतलब लाखों लोग, हजारों लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए भी कोई पैगाम हो? जी मेरा ताल्लुक जो है ना ये पेशावर पाराचीनार, कुरुम डिस्ट्रिक्ट पाराचीनार से मेरा ताल्लुक है। सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक है, सैयद मुजतहिद हुसैन। माय गुड नेम इज मुजतहिद, लेकिन वो लोगों को थोड़ा सा ये नाम कहने में दिक्कत आ रही होती है, इस वजह से मैं हुसैन नाम इसलिए यूज करता हूँ कि मेरा लास्ट नाम है। लोगों के लिए जो है ना मेरी बस यही पैगाम है कि अपने बच्चों को पढ़ाए और उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना करें, और हुकूमत से भी यही ये इल्तिजा है कि मतलब ऐसे गरीब बच्चों का ख्याल रखें जो पढ़ाई जारी रख सके। और आपके कितने बच्चे हैं?
मेरे बच्चे 4 हैं। पहली जो बेटी थी वो जब वो 4 साल की थी मैं इधर दुबई में, सॉरी 4 दिन की थी, मैं दुबई में आया था। 4 दिन की थी? वो अभी 4 दिन की थी। अभी वो 14 साल की हो चुकी है और मैं 14 साल से इधर दुबई में हूँ। और दूसरा जो ना 12 साल का बेटा है, तीसरी बेटी 4 साल की है और चौथा बेटा 2 साल का है। और चारों पढ़ रहे हैं? नहीं, 2 पढ़ रहे हैं और 2 तो अभी छोटे हैं। इस साल इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी को, जो तीसरी बेटी है, उसको भी स्कूल भिजवाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर है आपने गुफ्तगू की और आप कुछ ना भी कह सकें, लेकिन ज़ाहिर है हम समझते हैं जब आपने पाकिस्तान का नाम इस तरीके से रोशन किया कि आपने इतनी ज़बानें वहाँ पर सीखी, टफ़ ज़िंदगी आप वहाँ पर गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, तो ऐसे में हम ज़रूर अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, मुखैर हजरात से भी, इदारों से भी, क्योंकि ऐसे बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो चाहे तालीम से मुताल्लिक हो, वो चाहे टेक्निकल एजुकेशन से मुताल्लिक हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये दौर ऐसा है जिसमें हमें ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल साइड पर भी फोकस करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जाना है, तो वो सोच सकते हैं, वो हाथ बढ़ा सकते हैं, हाथ थाम सकते हैं हुसैन के बच्चों का, कि हुसैन बाहर हैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, तो हमें भी ख्याल करना है इनकी फैमिली का, इनके बच्चों का। और वही बात है कि जितने काबिल ये बन गए हैं वहाँ जाके, ये जितनी स्ट्रगल इन्होंने देखी है, हम ये चाहते हैं कि इनके बच्चे उतनी स्ट्रगल ना देखें। जो लोग देख रहे हैं, जो मुखैर हजरात इस वक्त इनकी आवाज़ सुन रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, उनके लिए भी यही मैसेज है कि आगे बढ़े। और जो ये जो चाह रहे हैं ना, इनकी ये चाह बड़ी अच्छी है, और वो ऐसी चाह है कि जो पाकिस्तान के लिए आगे काम आएगी। यानी अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, ये अपने बच्चों को तालीम याफ्ता चाह रहे हैं, बगैर पढ़े इन्होंने पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया। सोचें कि जब इनके बच्चे शुएब पढ़ लिख जाएंगे तो वो कैसा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जब बाप ऐसा है तो बच्चे कैसे। क्या बात है, ज़बरदस्त। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हम आपके सामने लेकर आएंगे अगले शोज़ में। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत सा ख्याल रखें। व्हेनेवर यू गो आउट, वेयर अ मास्क। अल्लाह हाफ़िज़।